हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो पर। यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाना तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टेक सीख प्रो को और अपनी इस कैरियर की राह को आसान बनाएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। यहाँ पर आपको मिलती है सभी जॉब की लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित क्लासेस, गाइडेंस, शॉर्ट नोट्स, पेपर एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन करके आप पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाउट को डिस्कस करके सॉल्व करके हमसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अपनी सीरीज चल रही है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की। इसका एग्जाम ऑलरेडी आप सभी का एग्जाम सिटी का इंफॉर्मेशन आ गया है। 19 और 20 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। तो इसको देखते हुए अपनी ऑलरेडी सीरीज चल रही जिसमें हमने लगभग 5 वीडियो कंप्लीट किए हैं। उसमें अपना पूरा मैकेनिकल का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो लगभग कवर हो गया है। ट्रेड थ्योरी से संबंधित आज की क्लास में बेसिकली यहाँ पर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं कंसेप्चुअल बेसिस। बेसिकली यहाँ पर हम टोटल A to Z कवर करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा, कंसेप्ट को अच्छे से समझा, तो सीबीटी 2 में जो पार्ट बी का आपका है उसमें ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। 75 क्वेश्चन में अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ पर ड्राइंग के पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास से ही आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप पिछली 5 वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है तो टोटल आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। मैराथन क्लास को देखकर आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी चीजें आएंगी आपके एग्जाम में इससे बाहर जाने वाली नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो चीज पूछी जाती है आपसे वो होता है मटेरियल का कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब होता है संकेत, कि उसको किसी भी मटेरियल को हम ड्राइंग में किस प्रकार से दर्शाते हैं। कोई मेटल है, ग्लास है या वुड है, आते किसी भी चीज को ड्राइंग में कैसे दर्शाते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, तो ये बेसिकली कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि सबसे पहले मेटल के अंतर्गत आते हैं, मेटल में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर है, इसके एलॉय हैं, एल्युमिनियम है, इसके एलॉय हैं। तो उसको हम कुछ इस प्रकार के कन्वेंशन के द्वारा यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, एक आपका आयताकार ब्लॉक है, उसमें 45 डिग्री पर आपके डायगोनल पे लाइनें कटी होती हैं, इसके द्वारा दर्शाया जाता है स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, कॉपर के एलॉय, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के एलॉय को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल है, कौन कौन से, लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल, तो यहाँ पर भी सेम स्क्वायर ब्लॉक्स होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, डायगोनल दोनों तरफ यहाँ पर आपकी 45 डिग्री पर लाइनें कटी होंगी। ऊपर क्या था, ओनली वन डायरेक्शनल था, तो स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, कॉपर के अलाए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अलाए हो गया। अगर यही दोनों तरफ डायगोनल 45 डिग्री पर आ जाए तो ये आ जाएगा सॉफ्ट मेटल, जैसे लेड और जिंक, टिन, व्हाइट मेटल, इस सब के लिए। देन उसके अतिरिक्त और कुछ मेटल जो है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल हो गया। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल में बेसिकली क्या है, यहाँ पर थोड़ी दूर दूर पर लाइनें होती हैं और बीच में डाइटेड लाइनें होती हैं। मतलब एक सीरीज होगी स्ट्रेट लाइन की और दूसरी सीरीज होगी यहाँ पर डॉटेड लाइन की, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक डॉट लाइन। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल को। ठीक, देन आते हैं ग्लास को। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला सिंबल ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लास, इसको ध्यान में रखेंगे। जितने भी सिंबल हैं आपका एक आयताकार ब्लॉक ही होता है, उसके अंदर सिंबल देखने होते हैं। अब ग्लास के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली 3-4 लाइनें एक साथ होती हैं। ठीक, दो छोटी छोटी लाइनें हैं, उसके बाद एक बड़ी लाइन, फिर उसके बाद दो छोटी छोटी लाइन। तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली 4 या 5 लाइनों का एक झुंड होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिंबल बनाया जाता है। तो किसका सिंबल है, ग्लास का सिंबल है। देन इसके बाद पैकिंग एंड इंसुलेशन वाले जो मटेरियल आते हैं, उसमें पोर्सिलीन, स्टोनवेयर, मार्बल, ये तीनों चीजें हैं। तो यहाँ पर किसके द्वारा, डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जाएगा। 45 डिग्री पर डॉटेड लाइन है। ठीक, कौन कौन सा, पोर्सिलीन, स्टोनवेयर, मार्बल और स्लेट। नेक्स्ट एस्बेस्टस, फाइबर, देन यहाँ पर सिंथेसिस हो गया, रेजिन हो गया,
पेपर हो गया, रबड़ हो गया, लेदर हो गया, और जो भी फिलिंग मटेरियल होते हैं उसको कैसे दर्शाते हैं, तो उसके लिए आपकी 45 डिग्री पर लाइनें हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भी खींची होती है बेस टू द बेस लाइन के। ठीक, तो अगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है तो ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बेसिकली आपका जो लेदर हो गया, लेदर के बाद यहाँ पर पेपर हो गया, कॉर्क हो गया, रेजिन हो गया, इस सब को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी आती है वुड की। तो वुड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो कुछ यहाँ पर आपका मल्टी डायरेक्शनल सिंबल दिया गया। अगर आप कभी लकड़ी को कट करके देखेंगे उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर लकड़ी का क्रॉस सेक्शन एरिया हमको देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अर्थ, पृथ्वी को अगर दिखाना है, भूमि को दिखाना है, तो उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक जिगजैग लाइन होती है और वहां पर कुछ इस प्रकार से लाइनें बनाई जाती हैं। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये आपका अर्थ को दर्शाता है, पृथ्वी को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जाने वाले मेटल या मटेरियल्स, जिसमें ब्रिक्स हो गया, मैसनरी हो गया और फायर ब्रिक्स। बेसिकली जो ईंटें होती हैं उसको किसके द्वारा, तो उसको यहाँ पर देख लें एक साथ में दो लाइनें, ठीक है, 45 डिग्री पर ही एक साथ में दो लाइनें दर्शाई जा रही हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है कंक्रीट की। कंक्रीट को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर वो छोटी छोटी डॉटेड लाइनें होती हैं और उसके साथ कुछ यहाँ बीच में पैच से होते हैं, कुछ सॉलिड यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बीच में होते हैं। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया ये हो गया कंक्रीट का। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन हो, डीजल हो, कोई भी यहाँ पर तैलीय पदार्थ लिक्विड है तो उसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, तो उसको सीधा सा आपका क्या है, एक स्क्वायर, आपका एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसमें यहाँ पर 36 दिशा में यहाँ पर आपको डॉटेड लाइनें देखने को मिलती हैं बेस टू द पैरेलल लाइन। तो ये किसको दर्शाता है, ये यहाँ पर दर्शाता है तैलीय पदार्थ को। ठीक, तो ये थे कन्वेंशन सिंबल जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ड्राइंग का एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिक्विड का सिंबल ध्यान रखना है कि लिक्विड का सिंबल कौन सा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कंक्रीट ध्यान में रखना है, कंक्रीट के बाद यहाँ पर आपको वुड का सिंबल ध्यान में रखना है, वुड के बाद यहाँ पर ग्लास का सिंबल ध्यान में रखना है। ये चार जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया ग्लास का, एक हो गया वुड का, एक हो गया यहाँ पर आपका कंक्रीट और एक हो गया लिक्विड का। तो ये चार आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है आपका ड्राइंग शीट से रिलेटेड। कोई भी एग्जाम हो जो उसका मेन है, आपका बेसिक है, हार्ट ऑफ द ड्राइंग हो क्या है, ड्राइंग की सीट होती है। अब ड्राइंग सीट के यहाँ पर साइज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार कई प्रकार की यहाँ पर कई साइज की ड्राइंग सीट यूज की जाती हैं। सबसे बड़ा साइज ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सबसे बड़े साइज की ड्राइंग सीट होती है कौन सी होती है। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो आप नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, जितना बड़ा नंबर है उतना ही उसका छोटा साइज होता है। जैसे A0 सबसे बड़ा ड्राइंग का साइज होता है और A5 सबसे छोटा ड्राइंग का साइज होता है। ठीक, क्या होता है, A0 सबसे बड़ा ड्राइंग का साइज होता है और A5 सबसे छोटा ड्राइंग का साइज होता है। कॉमनली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, अपने रेगुलर जो हम लोग पेपर यूज करते हैं, चाहे आपका बुक का पेपर हो, कॉपी का पेपर हो, जो भी आप पेपर यूज करते हैं, प्लेन पेपर, उसका साइज क्या होता है, तो उसे A4 साइज पेपर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, A4 साइज पेपर कहा जाता है। सबसे ज्यादा यूज में आपका यही पेपर आता है, कौन सा, A4 वाला। तो तीन क्वेश्चन यहां से बन गए। सबसे पहले सबसे बड़ा साइज कौन सा हो गया, A0, सबसे छोटा A5 हो गया और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला A4 हो गया। अब इन्हीं तीन की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको साइज भी पूछी जाती है और वो साइज कौन सी होती है, वो होती है ट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड साइज मतलब वो पेपर को कट करने के बाद अनट्रिम्ड साइज आपसे नहीं पूछी जाती है, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना है क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है ट्रिम्ड साइज। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। चाहे आप नीचे से स्टार्ट कर लो छोटे से, चाहे आप स्टार्ट कर लो वहां बड़े से, दोनों का यहाँ पर आपका सीरीज मिलता जाता है। जैसे बड़ा वाला स्टार्ट किया जाए, A0 इसका साइज हो गया। अब चूंकि कोई भी ड्राइंग की साइज होगी तो कैसा होगी, आयताकार होगी। तो आयताकार के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी लंबाई चाहिए और उसकी चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है।
तो 841 गुणे 1189। और ड्राइंग में जब तक कि वहां पर कोई स्पेसिफाइड यूनिट नहीं दी जाती है, जितनी भी यहाँ चीजें होती हैं सब किस में होती हैं, एमएम में होती हैं। जो मेट्रिक की ड्राइंग होती है सारी चीजें एमएम में होंगी, ब्रिटिश की है तो सारी चीजें किस में होंगी, इंच पद्धति में होंगी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, एमएम हो जाएगा। तो जो आपका सबसे बड़ा है A0, इसका साइज कितना होता है, 841 गुणे 1189 mm। ठीक, देन A1 के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर आपका जो 841 है फिर से इधर शिफ्ट हो जाता है इसके लंबाई में, जो यहाँ चौड़ाई थी अब दूसरे में यहाँ क्या बन जाती है, लंबाई बन जाती है। तो ये आ जाएगा 594 इंटू 841, 594 गुणे 841। A2 का साइज क्या हो जाएगा, तो A2 का हो जाएगा 420 इंटू 594, और 594 आके यहाँ शिफ्ट हो गया। देन A3 का क्या होता है, 297 गुणे 420। A4 क्या क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं भूलना है, जरूर ध्यान में रखना है। A4 का क्या होता है, 210 गुणे 297। कितना होता है, 210 गुणे 297, ये इसका होता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो किसका पूछा जाता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में हमेशा A4 का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, A4 का पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर कई बार अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो 1:√2 का यहाँ पर रेशियो होता है। ठीक है, कितने का रेशियो होता है, 1:√2 का यहाँ पर रेशियो होता है। इसी को कई बार एग्जाम में 1:√2 नहीं दिया गया है तो इसको √2:1 भी दिया जा सकता है। ठीक, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो उसकी हाइट होती है और जो उसकी विड्थ होती है उसके बीच का रेशियो क्या होता है, तो 1:√2 कह लीजिए या फिर √2:1, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ये नहीं दिया गया है, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो 1.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.4 लगभग यहाँ पर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे बड़ा A0, सबसे छोटा A5, सबसे कॉमनली यूज A4। A4 का साइज क्या होता है, 210 गुणे 297। बाकी साइजें यहाँ पर आपको दी गई हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है 1:√2। ठीक है, इसका रेशियो क्या होता है, लंबाई या चौड़ाई कहो या लंबाई और आपकी उसकी ऊंचाई कह सकते हो, तो 1:√2 इसका रेशियो होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर आपको एक क्या दिखाया गया है, ड्राइंग शीट दिखाया गया है। अब इस ड्राइंग शीट को दिखाने का यहाँ पर मेन पर्पज क्या है, कई बार आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार की ड्राइंग शीट दे दी जाएगी। ठीक, यहाँ पर आपको बेसिकली 4 ड्राइंग शीट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ड्राइंग शीट का जो यहाँ पर लेआउट है सही है। अब लेआउट पहचानने में सबसे ज्यादा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पहचानना होता है टाइटल ब्लॉक। क्या पहचानना होता है, टाइटल ब्लॉक। तो कोई भी ड्राइंग शीट होती है जो उसमें टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, वो कहाँ बनाया जाता है, वो आपका राइट हैंड साइड पे बनाया जाता है। किस साइड पे बनाया जाता है, राइट हैंड साइड पर, और अभी कहाँ, सबसे डाउन साइड में। ठीक है, सबसे डाउन साइड में आपका ये बना होना चाहिए। तो आपको ये दिखाया गया पूरा ड्राइंग शीट। यहाँ पर टाइटल ब्लॉक्स कहाँ है, तो ये राइट साइड में है, और कहाँ है, सबसे नीचे की तरफ है। तो आपको जस्ट यही चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपका टाइटल ब्लॉक हमेशा कहाँ होगा, दाहिनी तरफ होगा और सबसे नीचे की तरफ होगा। ठीक, अब टोटल यहाँ पर आपको एक लेआउट दिखाया गया है। ये हो गया आपका ड्राइंग करने के लिए जो स्पेस हो गया। बाहर एक क्या होती है, बॉर्डर्स होती हैं जिसमें कई सारी डिटेल्स होती है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं जिसपे टॉलरेंस नहीं दिया जाता है, तो जो टॉलरेंस वहाँ पर हम इनडायरेक्ट लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, यहाँ पर जो बॉर्डर होता है इसके बीच में यहाँ पर कुछ टॉलरेंस दिया जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पर कॉलम जो होते हैं यहाँ पर उसके टॉलरेंस वगैरह लिखे होते हैं, रफनेस ग्रेड वगैरह लिखे होते हैं, कुछ बेसिक और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लिखे होते हैं। और यहाँ पर टोटल ड्राइंग की डिटेल लिखी होती है, पार्ट क्या है, पार्ट का मटेरियल क्या है, ठीक, उसका साइज क्या है, कौन सा प्रोजेक्शन यहाँ पर यूज किया गया, असेंबली क्या है, किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, किस कंपनी का है, तो वो सारी चीजें कहाँ पर होती हैं, ये टाइटल ब्लॉक में यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइटल ब्लॉक का साइज कितना रखा जाता है, तो अराउंड 10, सॉरी टाइटल ब्लॉक का नहीं, यहाँ पर जो बॉर्डर होता है इसका साइज कितना रखा जाता है, तो अराउंड 10 mm का बॉर्डर हमें एक जो स्टैंडर्ड A4 साइज होती है उसमें हमें रखना चाहिए। ठीक, तो आशा करते हैं आपको टाइटल ब्लॉक की पोजीशन समझ में आई होगी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट अपना चलते हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड। ठीक, अब ड्राइंग करने के लिए हम सिंपली ड्राइंग पेपर को कहीं भी नहीं रख सकते। एक स्टैंडर्ड उसकी हमारी क्या होती है, ड्राइंग बोर्ड होती है, जहां पर रख के हमको ड्राइंग को बनाना होता है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं, देन हम समझते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है, दिस इज वन ऑफ द मेन आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर ड्राफ्टमैन। जो ड्राफ्टमैन हमारे ड्राइंग का काम करते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण में से एक है। यूज फॉर सपोर्टिंग द ड्राइंग पेपर और ट्रेसिंग पेपर फॉर मेकिंग द ड्राइंग। जब भी हमें ड्राइंग बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, इस ड्राइंग बोर्ड पे रखकर ही क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड किस मटेरियल का बना होता है, तो किसका बना होता है, वेल सीजनड वुड। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो आपकी लकड़ी होती है, उच्च क्वालिटी की लकड़ी से यहाँ पर बनाया जाता है। वेल सीजनड वुड से यहाँ पर आपका बनाया जाता है। अराउंड देखा जाए तो 25 mm थिकनेस इसकी होती है। अब अगर आपसे कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कौन सी लकड़ी है, पहला तो हो गया लकड़ी की कंडीशन कैसी हो गई, वेल सीजनड हो गई, मतलब सभी प्रकार के उसने मौसम को झेल रखा है। ठीक, अब अगर मटेरियल पूछ लिया जाए कौन सा, तो मैसोनाइट हो गया। ठीक, और किस प्रकार से होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम नॉट एंड रैपिंग, उसमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गांठ से फ्री होनी चाहिए। मटेरियल उस लकड़ी का नाम क्या है, मैसोनाइट होती, काफी मतलब अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है। सॉफ्टर एनफ टू अलाउ इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ ड्राइंग पिन, ये थोड़ी सॉफ्ट भी होती है जिससे कि इसमें जो ड्राइंग की पिन होती है पेपर को क्लैंप करने के लिए आसानी से उसको लगाया और निकाला जा सकता है। टू बटन्स आर फास्टेंड टू द बोर्ड बाय स्क्रू इन स्लॉटेड जॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर स्ट्रिप होती है कई छोटी छोटी, यहाँ पर ऐसे ऊपर आपने देखा 25 mm की जो मतलब स्ट्रिप लगी होती है बेसिकली, तो ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप होती हैं इससे मिलाकर ड्राइंग के बोर्ड को बनाया जाता है। इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर दो आपके बैटन्स प्रयोग किए जाते हैं, और ये बैटन्स किसके द्वारा इसमें जुड़े होते हैं, तो स्क्रू के द्वारा यहाँ पर बैटन्स को आपस में क्या किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। They prevent wrapping and at the same time permit expansion and contraction to the strip due to change of मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। बेसिकली क्या करते हैं, रैपिंग से बचाते हैं, और साथ ही साथ अगर थोड़ा जब सीजन चेंज होता है, गर्मी का महीना है तो थोड़ा सा क्या होती हैं, फैलती हैं, एक्सपेंशन होता है। ठंडी के महीने थोड़ा सा श्रिंकेज होता है तो उसको माइनर वो क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक, एवनी एज हार्ड वुड फिटेड परफेक्टली स्ट्रेट। ठीक, इस साइड में क्या होता है, यहाँ पर जिस साइड में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर टूल्स वगैरह को फिक्स करना होता है, वहां पर एक एवनी एज होती है किसके लिए, वर्किंग एज के लिए। इसी साइड से हमको क्या करना है, अपना मिनी ड्राफ्टर वगैरह को फिट करके इस पे काम करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ड्राइंग जो बोर्ड है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो IS 1444989 क्या होता है, IS 1444989 इसका स्टैंडर्ड होता है। समराइज करने के लिए क्या पूछा जाता है, ड्राइंग बोर्ड का यूज कहाँ कहते हैं, तो जो आपका पेपर होता है ड्राइंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, उसको सपोर्ट करने के लिए किससे बना होता है, वेल सीजन वुड जैसे मेसोनाइट हो गया, फ्री फ्रॉम नॉट होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि मतलब इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो 1444989 इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, इसका साइज पूछा जाएगा। कई भी साइज के जिस प्रकार हमारे ड्राइंग के पेपर होते हैं उसी प्रकार ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में ड्राइंग के बोर्ड भी आते हैं। चूंकि एक साइज का ड्राइंग बोर्ड सभी पेपर के लिए यूज नहीं किया जा सकता, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग यहाँ पर आता है। ठीक, अब सबसे बड़ा इसमें होता है D0 और सबसे छोटा क्या होता है, D3 होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी क्या होगी, मोटाई होगी। तो 1500 mm गुणे 1000 mm गुणे 25 mm। ठीक, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ये हो गया D0 सबसे बड़ा वाला साइज। देन उसके बाद D1 1000 इंटू 700 इंटू 25, देन D2 700 इंटू 500 इंटू 15, देन 500 इंटू 350 इंटू 15। ठीक, कैसे याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा वाला D0 है इसमें 1500 है गुणे 1000 गुणे 25। D1 क्या होगा, यहाँ पर जो 1000 है यहाँ पर आ जाएगा, तो 1000 गुणे 700 गुणे 25, ऊपर के जो दो हैं वो 25 mm की मोटाई के हो गए। D2 D3 अब यहाँ जो 700 था ये यहाँ आ गया, तो 700 गुणे 500 गुणे 15,
ठीक। नेक्स्ट जो यहाँ 500 है ये नीचे आ जाएगा, तो 500 गुणे 350 गुणे 15, ऊपर वाले दो 25 mm थिकनेस के, नीचे वाले दो जो होते हैं आपके 15 mm थिकनेस के। स्टार्टिंग 1500 से है D0, स्टार्टिंग 1000 से है D1, स्टार्टिंग 700 है D2, स्टार्टिंग 500 है D3। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आशा करते हैं ड्राइंग बोर्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है टी स्क्वायर। ठीक, क्या है? टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर का बेसिकली यूज क्या होता है तो इसको भी देख लेते हैं। इसका सबसे पहले आपको शेप, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका शेप कैसे होगा, टी के शेप में होगा। ये किसका बना होता है तो ये भी बेल्ट सीजन आपका वुड से काफी अच्छी कठोरीकृत लकड़ी से ये बनाया जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड या जिसी को स्टॉक कहते हैं, दूसरा यहाँ पर ब्लेड होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया इसको हम क्या कहते हैं, हेड या स्टॉक कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ब्लेड कहा जाता है। ये दोनों परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल में आपस में जुड़े होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं टी स्क्वायर का, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, किससे बने होते हैं, बेल्ट सीजन वुड से बने होते हैं। पार्ट हो गया हेड या स्टॉक, दूसरा ब्लेड, किस डिग्री पर होते हैं तो 90 डिग्री एंगल पे जुड़े होते हैं। यूज कहाँ करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन हमें खींचनी है। ठीक, टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, पैरेलल लाइन खींचनी है, एंड टू गाइड और होल्ड द सेट स्क्वायर स्टेंसिल एटसेट्रा। पहले क्या है, हॉरिजेंटल लाइन खींचना है उसके लिए यूज करेंगे। पैरेलल लाइन खींचना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर इसको हम इस एज को फिक्स करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन जब हम सेट स्क्वायर यूज करते हैं तो दो सेट स्क्वायर को जब कंबाइन करके यूज करते हैं तो वहां पर उनको गाइड करने के लिए और होल्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेबर भी यूज्ड एज ए हैमर और ये गाइड फॉर ट्रिमिंग पेपर। बेसिकली यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करने लगते हैं पेपर को फाड़ने के लिए। जो यहाँ पर एक शार्प एज होती है उसके द्वारा कई बार लोग पेपर फाड़ने लगते हैं, तो इसके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, घट जाती है। इसके भी कई सारे साइज होते हैं। T0 सबसे बड़ा साइज होता है 1500 mm, बेसिकली इसके लेंथ के द्वारा इसको दर्शाया जाता है, जो इसकी लेंथ है कितनी है उसके द्वारा। दूसरा T1 हो गया 1000 mm, T2 700 mm, T3 500 mm। ठीक, कौन कौन सा, T0 1500 mm, T1 1000 mm, T2 700 mm, T3 500 mm। तो ये चार साइजों में पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको इसका भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। जितने भी यहाँ पर हमने टॉपिक्स लिए हैं, जो भी कंसेप्ट लिए हैं, वो बहुत ही अच्छे एनालिसिस के बाद दिए हैं कि ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं और कई सारी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही सीरियस होकर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा कि कोई भी यहाँ पर आपको डाउट ना रहे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा मिनी ड्राफ्टर। क्या है, मिनी ड्राफ्टर कहाँ पर यूज करते हैं तो यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग क्विकली एंड एक्यूरेटली। जब हमें जल्दी से और काफी तेजी से एक्यूरेटली ड्राइंग बनाना होता है तो किसका यूज किया जाता है, मिनी ड्राफ्टर का। यहाँ पर आपको पूरा मिनी ड्राफ्टर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और यहाँ पर दिखाया गया कि मिनी ड्राफ्टर को किस प्रकार से हम ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करके यूज करते हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सेटअप होता है। हेल्प टू ड्रॉ ड्राइंग एट ए फास्टर रेट, काफी तेजी से क्या कर सकते हैं हम इसके द्वारा ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। बेसिकली जब हम मिनी ड्राफ्टर का यूज नहीं कर रहे होते तो हम किसका यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं अलग से, सेट स्क्वायर का यूज अलग से करते हैं। सेट स्क्वायर में भी दो सेट स्क्वायर का हमें 45 डिग्री वाले 30 डिग्री वाले का यूज करना पड़ता है कंबाइन रूप से, तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और जगह जगह पर उस पर क्या होते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं, मार्क्स पड़ जाते हैं, पेपर भी गंदा हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मिनी ड्राफ्टर का यूज करते हैं। कई सारी चीजों का क्या होता है, यहाँ पर आपका ये कंबाइंड होता है। ठीक, अब यहाँ पर आपके एक स्केल भी होती है, यहाँ पर एक स्केल लगा है तो स्केल का काम करेगा। 90 डिग्री लगा है तो आप इससे आपको बेसिकली जो टी स्क्वायर है उसका भी काम कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपका क्या लगा होता है तो यहाँ पर आपका एक प्रोटेक्टर हेड लगा है जिसमें ग्रेजुएशन में डिग्री में ग्रेजुएशन ग्रेजुएटेड होती हैं, तो इसके इंडेक्सिंग प्लेट के द्वारा आप यहाँ पर एंगल का काम कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कई सारा आपका कंबाइंड रूप से ऑपरेशन करने का काम किया जाता है। हार्ट ऑफ द ड्राइंग कहलाता है ये। ठीक है, क्या है ये, मिनी ड्राफ्टर है। कुछ इस प्रकार से इसको क्लैंप करके यूज किया जाता है। यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, ये हमारी एज मूवेबल होती है, कहीं भी इसको यहाँ वहां ले जाके सेट करके यूज
कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है इरेजिंग शील्ड। अब इरेजिंग शील्ड बेसिकली क्या होती है, जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं तो कई बार कुछ अनवांटेड लाइनें हो जाती हैं, तो उस अनवांटेड लाइनों को मिटाने के लिए ठीक किसका यूज किया जाता है, इरेजिंग शील्ड का यूज किया जाता है। थिन मेटेलिक शीट हैविंग स्मॉल ओपनिंग ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, a suitable opening is aligned to the line to be erased and then line is removed by eraser। बेसिकली हम ड्राइंग बनाए, अब ड्राइंग पे कुछ ऐसी अनवांटेड लाइनें आ गई बीच में जिसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, जिसको हमें नहीं चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, विदाउट इरेजिंग शील्ड के यूज करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा गंदा हो जाता है और कुछ अदर लाइनें भी मिट जाती हैं। इसलिए इसमें जब हम इरेजिंग शील्ड को लेते हैं इसमें कई सारे शेप एंड साइज के छोटे छोटे यहाँ पर क्या कटे होते हैं, होल्स कटे होते हैं। तो जिस भी लाइन को मिटाना है उसके ऊपर उस होल को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं और आसानी से इरेजर के द्वारा हम उसको पर्टिकुलर लाइन को वहाँ पर मिटा देते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को वहाँ पर मिटा देते हैं, जिससे कोई गंदगी भी नहीं होती, कोई अदर लाइन भी यहाँ हमारी नहीं मिटती। तो इरेजिंग शील्ड का बस इतना काम है कि ये काम करता है किसके लिए, लाइनों को इरेज करने के लिए, एक्यूरेटली और पोजीशन रूप में जहाँ हमको चाहिए वहीं पर बेसिकली इरेज करता है। नेक्स्ट है आपका सेट स्क्वायर। ठीक, क्या है, सेट स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिकली सेट स्क्वायर दो प्रकार के हैं, एक है यहाँ पर आपका 45 डिग्री सेट स्क्वायर, एक है 30-60 सेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब सेट स्क्वायर किससे बने होते हैं, तो मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोड और प्लास्टिक से। ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको ड्राइंग शीट पे यूज करेंगे तो हमें आर पार दिखना चाहिए, इसलिए ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। सेलुलॉइड या फिर प्लास्टिक से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। मटेरियल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर हमने उतना ही कंटेंट रखा हुआ है स्लाइड में जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। बेकार में यहाँ पर कोई भी कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, नॉट ए सिंगल लाइन। दे आर 2 इन नंबर, ईच हैविंग 1 कॉर्नर विथ 90 डिग्री। तो बेसिकली कितने सेट में होते हैं, 2 के सेट में होते हैं, और इसमें जो एक होता है क्या होता है, दोनों में जो आपका एक सिरा होगा कितने पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। द सेट स्क्वायर विथ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ऑफ 250 mm लॉन्ग एंड 45 डिग्री 200 mm लॉन्ग। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका 60 एंड 30 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं एक एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जो कि यहाँ पर जब आप त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब एक आपका 90 हो गया तो बचा 90, अब उसमें एक 30 हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग होता है, 250 mm का होता है। दूसरा यहाँ पर एक में आपका 90 हो गया तो दोनों में 45-45 कर लेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, 180 पूरा हो गया। अब ये जो वाला जो होता है 45 डिग्री वाला, ये थोड़ा सा छोटा होता है, 200 mm का होता है। इन दोनों के द्वारा बेसिकली हम क्या करते हैं, कई केसेस में पैरेलल लाइन भी खींचते हैं, कई केसेस में यहाँ पर 90 डिग्री पर लाइनें खींचते हैं, या फिर 15 डिग्री के यहाँ पर बेसिकली क्या कह सकते हैं आप कि 15 डिग्री के अंतराल पर अगर आपको कोई भी लाइनें खींचनी है तो इसका प्रयोग करके आप यहाँ पर 15 डिग्री के अंतराल पर लाइनें खींच सकते हैं। ठीक, से 15 डिग्री खींचना है, फिर 30, 45, 60, 75, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसके द्वारा यूज करके डिफरेंट ओरिएंटेशन में लाइनें खींच सकते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड प्रयोग किया जाता है, तो स्टैंडर्ड है 1361 1988। मैक्सिमम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1988 ईयर के ही यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। सेट स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 1361। मूविंग टू द फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्केल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्केल है हमारे पास। स्केल आप सभी को पता है, स्केल आर यूज टू ट्रांसफर एंड मेजर द डायमेंशन। किसके लिए यूज किया जाता है, डायमेंशन को मेजर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए। किससे बना होता है, वुड से बना होता है, या फिर स्टील से, या सेल्यूलॉइड से बना हो सकता है, या प्लास्टिक से, या फिर स्टेनलेस स्टील से भी बना हो सकता है। कई सारे यहाँ पर मटेरियल यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम जो स्कूल्स में यूज करते हैं स्टूडेंट, वो किसका यूज करते हैं, वो प्लास्टिक का यूज करते हैं। इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर यूज किया जाता है। दे आर आइदर फ्लैट और बेबल एज और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। मैक्सिमम केसेस में ये फ्लैट सेक्शन वाले ही यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अभी आपका कितना हो गया 150 mm का, 200 mm, 300 mm या फिर 350 mm तक के लेंथ के आपके ये पाए जाते हैं। यूज सभी को आपको पता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है अपना, प्रोटेक्टर है।
प्रोटेक्टर किससे बना होता है? तो बेसिकली ये भी ट्रांसपेरेंट आपका जो प्लास्टिक होता है या फिर सेल्यूलॉइड शीट हो गया, उससे ये आपका बनाया जाता है। ठीक है, किस शेप में होता है? तो ये सेमी सर्कुलर शेप में होता है। जो आपका 180 डिग्री वाला हो गया, 360 डिग्री वाला किस में आएगा? सर्कुलर शेप में आ जाएगा। किसके लिए यूज करते हैं? तो एंगल को बेसिकली यहाँ पर मेजर करने के लिए या फिर एंगल को मार्क करने के लिए विद द एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री की एक्यूरेसी में यहाँ पर आपको कोई एंगल मार्क करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। प्रोटेक्टर कैन आल्सो बी यूज टू डिवाइड ये सर्किल और ड्रॉ सेक्टर। बेसिकली क्या है, अगर कोई एक सर्किल है, इसको आपको कुछ पर्टिकुलर निश्चित भागों में बांटना है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्टर का यूज किया जा सकता है। या कोई मान लो अगर आपको सेक्टर ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रेंच कर्व। जो भी यहाँ पर आपकी टॉपिक है उसको आप अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर पूछ लीजिएगा। फ्रेंच कर्व बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाएगा, देख सकते हैं कई सारे डिफरेंट शेप एंड साइज में यहाँ पर आपके फिगर बने होते हैं। मेड इन मैनी डिफरेंट शेप, नॉर्मली कम्स इन सेट ऑफ 6, 12 एंड 16। अक्सर जब आप छोटे थे आपने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा होगा तो इसमें ये कई सारे शेप एंड साइज के उसमें रखे हुए मिलते थे। उस टाइम हमको इसका पता नहीं होता था कि किस लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, किस लिए करते हैं? तो यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व आर्क विच कैन नॉट बी ड्रॉन बाई ए कंपास विथ इजी। मतलब जब हमें क्या करना होता है, कोई यहाँ पर रेडियस खींचना होता है या फिर कोई आर्क खींचना होता है छोटा सा, तो किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कंपास का। लेकिन कई केसेस में अगर बहुत ही शार्प है, बहुत छोटा है, तो उस केस में हम कंपास का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो उस केस में किसका यूज करते हैं? तो उस केस में यूज किया जाता है फ्रेंच कर्व का। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो डिफरेंट यहाँ पर स्टाइल्स में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे रेडियस और आर्क बने हुए हैं जो कि रेडीमेड बने हुए आते हैं। तो इसके सहायता से डिफरेंट आपके आर्क या फिर कर्व खींचे जा सकते हैं काफी स्मूथली। दे आर आल्सो मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोइड और प्लास्टिक, दोनों से बने हो सकते हैं। सेल्यूलोइड से भी बने हो सकते हैं या फिर ये प्लास्टिक से, बट मैक्सिमम केसेस में सेल्यूलोइड से बने होते हैं। सेल्यूलोइड मतलब वो नॉर्मल प्लास्टिक टाइप होती है जो बहुत ही क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इसमें कोई भी बेबल एज नहीं होती, पूरा क्या होता है, एकदम से फ्लैट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली आपसे कई बार यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिफिकेशन से पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी होते हैं। बेसिकली सबसे पहला यहाँ पर जो फिगर ये आपको दिखाया गया है, ये क्या है? तो ये आपका लार्ज कंपास। लार्ज कंपास मतलब जो आपका बड़ा, काफी बड़ा आपको डायमीटर में सर्किल खींचना है, आर्क खींचना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें एक अटैचमेंट फैसिलिटी भी होती है, जैसे यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं बेसिकली क्या है, ये सब अटैचमेंट फैसिलिटी के रूप में आते हैं। देन यहाँ पर फिगर जो आपको बी दिखाया गया वो क्या दिखाया गया है? लार्ज डिवाइडर दिखाया गया। लार्ज डिवाइडर कहाँ पर है? ये है आपका डिवाइडर। अब बेसिकली कंपास और डिवाइडर में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका डिवाइडर होता है बेसिकली देख रहे होंगे तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, नुकीले शार्प होते हैं, दोनों एक सेम हाइट के होते हैं। जबकि यहाँ पर जब आप कंपास में बात करेंगे तो दोनों सेम नहीं होते, एक आपका शार्प पॉइंट होता है और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में हमारे प्रोविजन होता है कि हम पेंसिल को या इंकिंग पेन को क्या कर सकते हैं, उसमें फिट कर सकते हैं। तो इसमें आप डाउट मत लीजिएगा, ये क्या है, ये कंपास होता है और ये क्या है, डिवाइडर होता है। डिवाइडर का काम होता है किसी भी डिस्टेंस को, पर्टिकुलर किसी डायमेंशन को ट्रांसफर करना या फिर मेजर करना, या फिर किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को कई सारे पार्टों में डिवाइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बो कंपास, या जिसे हम पेंसिल इंक या इसी को बोर्ड डिवाइडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पर आपके दिखाया गया यहाँ पर। ठीक, अब इसमें हम एक पेंसिल फिक्स करके इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर लेंथनिंग बार। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग थोड़ा सा लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक, जब आपको कोई बड़ा सर्किल खींचना होता है तो इस लेंथनिंग बार का यूज किया जाता है। पेन पॉइंट फॉर अटैचमेंट, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया इसे क्या कहते हैं, इसे पेन पॉइंट कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर आके अटैचमेंट के रूप में फिक्स होता है और इसी में बेसिकली लास्ट में आपकी लीड को होल्ड किया जाता है। देन यहाँ पर इसी के साथ आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी दिखाया गया है यहाँ पर, जिसका नंबर क्या दिया गया है, F दिया गया है। तो आप स्क्रू ड्राइवर की लीड को भी यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा सा। देन यहाँ पर लेड केस दिखाया गया, जो यहाँ पर है ये क्या है, लेड केस है। इसमें बेसिकली जो हमारी ऑटोमेटिक पेंसिल्स आती है ना, मतलब ऑटोमेटिक वाले,
तो उसमें कई सारे उसकी पेंसिल की लेड रखी जाती है। अब यहाँ पर जो कंपास वगैरह यूज करते हैं, अगर हम छोटा यहाँ पर जो दोनों सेम हाइट की होती है उसमें छोटी सी यहाँ पर लेड रखी जाती, पूरी पेंसिल होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसी लेड केस में पेंसिल रखी होती है। देन लास्ट यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, लाइनर दिखाया गया, ठीक है। लास्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, लाइनर यहाँ पर आपको दिखाया गया, ठीक, ये क्या है, लाइनर होता है जिसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा क्या काम किया जाता है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली है क्या। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको डिटेल देखना हो कि लार्ज कंपास, तो यहाँ पर आपको लार्ज कंपास का फिगर बढ़िया जूम करके दिखाया गया है। इट हैज ए नी जॉइंट वन लेग दैट परमिट्स द इंसर्शन ऑफ ए पेन और पेंसिल पॉइंट attaching a lengthening bar with a pen or pencil attached to it, used for drawing large circle, arc, also for taking large measurement। हमने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है आपको कि यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक पेन या पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं या फिर लेंथनिंग बार को होल्ड करके उसमें लास्ट में पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं। प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई बड़ा सर्किल है, कोई बड़ा आर्क है, उसको खींचने के लिए, या कोई बड़ा सर्किल है उसका मेजरमेंट लेने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है, एज ए रूल while drawing concentric circle, small circle should be drawn first before the center hole goes wrong। मान लो आपको यहाँ पर दो सर्किल ड्रॉ करनी है, दोनों क्या है, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर हम छोटे सर्किल को ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बड़े सर्किल को ड्रा करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटर बर्न आउट ना हो, इससे पहले छोटा वाला ड्रा करो, क्योंकि जो छोटा है उसका क्या होगा, एरिया टॉलरेंस एरिया कम होगा, बड़े वाले का थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा सेंटर बर्न आउट भी हो जाता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यूज किया जाता है इसका। तो ये था क्या, ये था बेसिकली आपका लार्ज कंपास। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, बो इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली यही सारे इसमें जो आपके कंपास वगैरह हैं, जो कई सारे को एक में यहाँ पर आपस में मिला दिया गया है। बो पेंसिल एंड बो पेन कंपास आर यूज टू ड्राइंग ए सर्किल अप्रोक्सीमेटली अप टू 25 mm रेडियस तक है। बेसिकली कह सकते हैं छोटा कंपास है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग डिवाइडिंग स्मॉल स्पेसेस, एडजस्टमेंट शुड बी मेड विद थंब एंड मिडिल फिंगर। ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, जस्ट इसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए ही पूछा जाता है। देन यहाँ पर आपकी लेंथनिंग बार दिखाई गई है, जब आपको काफ़ी बड़ा लार्ज सर्किल ड्रा करना होता है तो यहाँ पर उसके साइज को बढ़ाने के लिए कंपास के इसका यूज किया जाता है। इसमें पेन या पेंसिल को होल्ड किया जाता है। देन यहाँ पर लेड का केस दिखाया गया है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम पेंसिल के जो लेड होते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं अपने साथ, जब भी हमें यूज उसकी ज़रूरत पड़े यूज कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसको हमने जाना। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, वो है आपका ड्राइंग का हार्ट, पेंसिल। ठीक, क्या है, पेंसिल है, ठीक। पेंसिल और उसके ग्रेड, कौन कौन से ग्रेड के पेंसिल कब यूज की जाती है और किस प्रकार से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, वो अभी हम यहाँ से आगे से पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जस्ट ड्राइंग का बहुत ही बेसिक समझा है, अब यहाँ से उसकी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लेड। पेंसिल को बेसिकली हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो उसकी जो लेड होती है, लीड होती है, वो कितनी सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है, उसी के ग्रेड के अनुसार यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में सबसे इजी पूछा जा सकता है, वो कौन सा है कि सबसे हार्डेस्ट ग्रेड वाली पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे हार्डेस्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, तो 9H क्या होती है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, तो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की क्या होती है, 7B होती है, ठीक। H का मतलब यहाँ पर हार्ड कर सकते हो, B का मतलब आप यहाँ पर सॉफ्ट समझ सकते हैं। तो जो 9H होता है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और 7B क्या होता है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। The selection of grade of pencil depend upon the type of line work required and paper on which it is used। सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से यहाँ पर हम कौन सी लाइन खींच रहे हैं और साथ ही साथ किस प्रकार के पेपर पर इसको यूज करना है, तो उस प्रकार से यहाँ पर लाइन का पेंसिल का सिलेक्शन किया जाता है। सॉफ्टर लेड पेंसिल आर यूज टू प्रोड्यूस थिकर एंड डार्कर लाइन।
सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कहाँ यूज की जाती है, तो इसका प्रयोग किया जाता है थिक, मतलब मोटी लाइन खींचने के लिए, एंड डार्क लाइन, और काफ़ी जो आपकी डार्क मोटी मतलब काफ़ी कह सकते हैं, एक होती है लाइट जो हल्का सा दिखती है, एक होती है डार्क जो काफ़ी आपकी रंगीन सी दिखती है, ठीक। बट दे वियर आउट क्विकली, लेकिन यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती हैं जिससे काफ़ी मोटी और डार्क लाइनें खींचते हैं, काफ़ी जल्दी आपकी वियर आउट भी हो जाती हैं। मीडियम ग्रेड जो बेसिकली है एच है। अब इसके विपरीत अगर आप बात करो कि हमारी जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल है उसको कहाँ यूज करेंगे, तो जब सॉफ्ट ग्रेड की थिकर के लिए है तो हार्ड ग्रेड किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर थिन लाइन के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये डार्क है तो वो किसके लिए हो जाएगा, तो वो लाइट लाइनें खींचने के लिए, ठीक। मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो कौन कौन सी होती है, तो एच और 2H जो ग्रेड है इसको किस में रखा जाता है, तो इसको मीडियम ग्रेड के पेंसिल के अंतर्गत रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, जो मैक्सिमम जनरल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं कौन सी होती हैं, वो मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती हैं एच और 2H, ठीक। जैसे आपका जो लेटर वाले काम हो गए, जो भी डायमेंशन लाइन वाले काम हो गए, तो उस केसेस में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उस केसेस में इसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन लाइन, की कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली जब आपको कोई यहाँ पर लाइन वगैरह खींचनी है, ड्रॉ करनी है, तो कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट यहाँ पर सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि अगर कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए कौन सी पेंसिल यूज की जाएगी, तो आप 2H या फिर 3H जो आपकी मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है उसका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो भी लेटर वगैरह लिखने होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन ड्रा करनी होती बाहर वाली लाइन, उसके लिए कौन सा, तो उसके लिए H ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती है, ठीक। बेसिकली जनरल में H, HB, 2H इसी का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। H हो गया, HB हो गया, 2H सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली ये 3 पेंसिल होती हैं, ठीक। H किसको दर्शाता है, तो H दर्शाता है मीडियम ग्रेड को, HB दर्शाता है मीडियम सॉफ्ट को, और 2H दर्शाता है यहाँ पर हार्ड को। तो ये तीनों पेंसिल हो गई जिसका हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में। Nowadays, automatic mechanical pencil और क्लच पेंसिल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। अब यहाँ पर बेसिकली आजकल क्या है, ऑटोमेशन है, तो बहुत सारी पेंसिल यहाँ आती है ऑटोमेटिक, उसमें लीड की जो होती है मतलब साइज के अनुसार उसकी मतलब मोटाई के अनुसार उसको क्लासीफाई किया जाता है। लीड का डाया 0.3 mm, 0.5, 0.7 और 0.9, कितना हमें पतला लाइन चाहिए, कितना मोटा लाइन चाहिए, उसके प्रकार ऑटोमेटिक पेंसिल का भी सिलेक्शन किया जाता है। और ये जो लीड होती हैं ये आसानी से रिप्लेसेबल हो जाती हैं, ठीक। दे प्रोड्यूस लाइन्स ऑफ यूनिफॉर्म विदाउट शार्पनिंग, जैसे जो अपनी नॉर्मल पेंसिल होती है उसको बार बार शार्प करने की जरूरत होती है, कई बार जब वहां पर उसकी शार्पनेस चली जाती है तो यूनिफॉर्म एक जैसी लाइनें नहीं दिखती हैं, कहीं थोड़ा मोटी कहीं पतली दिखती, कहीं ब्रेक हो जाती है। पर जो आपकी ऑटोमेटिक पेंसिल होती हैं इसका एडवांटेज है कि जो इसकी लाइनें होती हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं। लाइनें कैसी होती हैं इसकी, ये यूनिफॉर्म रहती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी लाइनें कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म इसकी लाइनें होती हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको पेंसिल का एक दिखाया गया है स्केच के रूप में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आपको लीड वाला पोर्शन है इसको ध्यान से देखना है। जो हमारा पेंसिल को हम यूज करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो हम शार्प करते हैं कितने mm तक लगभग शार्प किया जाता है, तो यहाँ पर लगभग 10 mm तक उसका लीड शार्प किया जाता है। जो उसके आगे का कोनिकल एरिया होता है वो कितना होता है, तो 15 से 20 mm तक उसका कोनिकल एरिया यहाँ पर रखा जाता है। ये बेसिकली ऑक्टागोनल शेप में हो सकती है या फिर हेक्सागोनल शेप में पाई जाती है। और यहाँ पर पेंसिल का ग्रेड ऊपर की तरफ लिखा होता है। ऊपर की तरफ क्यों लिखा होता है, क्योंकि हम नीचे से ही उसको यूज करते आते हैं, इसे लास्ट तक आपको ग्रेड दिखना चाहिए, ठीक। अब ग्रेड के अनुसार देख लिया जाए तो 4H से लेकर के जो 9H होता है इसको हम एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हार्ड कहते हैं। देन यहाँ पर जो 3H होता है इसको वेरी हार्ड, 2H को क्या कह सकते हैं, हार्ड ग्रेड में, H हो गया ये मॉडरेट थोड़ा सा कम हार्ड। HB सीरीज क्या होती है, तो HB सीरीज मीडियम की सीरीज होती है। देन B क्या हो गया, B आपका मॉडरेटली थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। देन 2B क्या हो गया, 2B सॉफ्ट हो गया। 3B वेरी सॉफ्ट हो गया। और 4B से 7B एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा हार्ड 9H, सबसे ज्यादा सॉफ्ट 7B, ठीक। बाकी यहाँ पर जो है उसके अनुसार आप देख सकते हैं जैसे जैसे H डाउन होता जाएगा वैसे वैसे उसकी हार्डनेस घटती जाएगी, और जैसे जैसे B बढ़ता जाएगा
उसकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। और एच बी क्या होती है आपकी, मीडियम होती है, जिसमें हार्ड और सॉफ्टनेस दोनों होता है। देन यहाँ पर आप उसके ग्रेड के अनुसार देख सकते हैं, कुछ जो मोस्ट ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे 2H है, तो इसको हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट लाइन के लिए, सेंटर लाइन के लिए, ब्रेक लाइन के लिए। ठीक, अब यहाँ लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, 2H का कहाँ पर प्रयोग करेंगे, 2H क्या है, थोड़ी सी हार्ड पेंसिल है, तो जो सेंटर लाइन है, ब्रेक लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, उसके लिए यूज की जाएगी। H क्या होती है, थोड़ी कम हार्ड है, तो इसका प्रयोग डायमेंशनिंग के लिए, जो एरो हेड है उसको बनाने के लिए, सेक्शन लाइन के लिए, लेटर लिखने के लिए, स्केच बनाने के लिए, एक्सटेंशन लाइन हो गया, सर्किल, आर्क, इस सब के लिए एच ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाएगा। तो बेसिकली जितने भी आपके डायमेंशंस वगैरह हैं वो सब H और 2H में ही आते हैं। ठीक, एच बी क्या हो गया, कोई नोट वगैरह लिखना है या कोई स्केच बुक है या रफ बुक है, तो रफ वर्क के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं एच बी का। अब 4B to 7B है, तो इसका प्रयोग बेसिकली आर्टिस्ट के द्वारा जब कोई फ्री हैंड स्केच बनाया जाता है तो उसके लिए स्केच करते समय या शेडिंग करते समय सॉफ्ट ग्रेड वाली पेंसिल का यूज किया जाता है। और अपनी जो ड्राइंग में हम मैक्सिमम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में हम हार्ड ग्रेड के पेंसिल का ही यूज करते हैं। उसमें भी 2H हो गया और H हो गया, बहुत लो पे आए तो HB को यूज कर लेते हैं। देन यहाँ पर आता है नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो है लाइन्स। क्या है, लाइन है। लाइन और कौन कौन सी प्रकार की लाइनें होती हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, उसको किस प्रकार से ड्राइंग में दिखाया जाता है, बेसिकली हम उतना डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी अपना मैराथन है, मैराथन में हमको सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं लगभग 2 से ढाई घंटे में, तो उतना इन डेप्थ न जाके अभी वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वही कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी डेप्थ में पढ़ाई कर रखी है, अभी आपको जस्ट रिवीजन चाहिए। तो पहले यहाँ पर जो दिखाई गई है आउटलाइन है या फिर ऑब्जेक्ट लाइन है, इसको यहाँ पर एक थिक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, देन उसके बाद आता है हिडन लाइन, उसको कुछ देखो आपकी जो आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन थी डायरेक्ट सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींचते चले जाओ, थिक मतलब मोटी लाइन है। देन उसके बाद हिडन लाइन है, हिडन लाइन क्या है, ये थोड़ी कम थिक होती है, मतलब मीडियम होती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपकी 3 mm मोटी मतलब चौड़ी लाइन होती है, फिर 1 mm गैप, फिर 3 mm मोटी लाइन। ठीक, मतलब 3 mm का आपने लाइन खींचा, फिर 1 mm का गैप दिया, फिर 3 mm की लाइन, फिर 1 mm का गैप, फिर 3 mm की लाइन, फिर 1 mm का गैप, फिर 3 mm की लाइन। तो इस प्रकार से जो कहानी आगे बढ़ती इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम हिडन लाइन, कोई भी पार्ट वहां पर हिडन है उसको दिखाने के लिए ड्राइंग में इसका यूज किया जाता है, ये मीडियम लाइन के अंतर्गत आती है। देन आती है डिट्टो लाइन। ठीक, डिट्टो लाइन भी सेम आपकी ये हिडन लाइन जैसी होती है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका केस बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ये सेट में चलती हैं। सेट में चलने का मतलब पहले आपने एक 3 mm की लाइन खींची, 1 mm का गैप दिया, फिर 3 mm की लाइन खींची, फिर उसके बाद हमने 5 mm का गैप दिया, फिर से 3 mm लाइन, 1 mm गैप, 3 mm लाइन, फिर उसके बाद 5 mm का गैप, मतलब 2 लाइनों का सीरीज चलता है। यहाँ पर क्या चलता है, 2 लाइनों का सीरीज चलता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिट्टो लाइन के द्वारा जाना जाता है। इसके बाद आती है सेंटर लाइन या फिर लोकस लाइन, सबसे ज्यादा इसको सेंटर लाइन से कहा जाता है। तो बेसिकली सेंटर लाइन क्या होती है, ये आपकी 2 लाइनों का मिक्सर होती है। सबसे पहले आपकी एक लाइन खींचेंगे, ठीक, ओके, फिर उसके बाद एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर एक छोटी सी लाइन, फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर एक छोटी सी लाइन, फिर उसके बाद फिर एक बड़ी सी लाइन। तो जो इस प्रकार की लाइन खींची जाती है इसको क्या कहते हैं, सेंटर लाइन। से मान लो कोई आपका पार्ट है जो सेंटर है, कोई रेक्टेंगुलर सॉरी आपका कोई क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो उसका वहां पर सेंटर लाइन दर्शाना है, तो उसको कुछ इस प्रकार से उसकी सेंटर लाइन ड्रॉ की जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली जो आपका ये बड़ी वाली लाइन होती है, ठीक है, ये का साइज क्या होता है, तो बड़ी वाली लाइन का साइज होता है 10 से लेकर के 25 mm तक। अब डिपेंड करता है कि कितना आपको चाहिए, कितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है। जो छोटी वाली लाइन है, छोटी वाली लाइन का साइज क्या होता है, तो इसका साइज 2 mm से लेके 5 mm के बीच में हो सकता है। और गैप कितना होता है, तो गैप हमेशा आपका 1 mm का ही होता है, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आती है आपकी कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोजेक्शन लाइन। तो ये सभी अभी जो लाइनें पढ़ रहे हैं क्या होती है, थिन लाइन होती है, पतली लाइन होती हैं। बेसिकली थिक में आपकी केवल एक आती है, आउटर लाइन जो ऑब्जेक्ट की होती है, सबसे बाहर वाली लाइन जो हम ऑब्जेक्ट की बनाते हैं ये थिक में बनाते हैं। उसके बाद अगर मान लो हमने यहाँ पर सेंटर ड्रॉ करना है तो किस में ड्रॉ किया जाएगा, तो थिन पतली लाइन में ड्रॉ किया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्शन लाइन में। तो एक सिंपल सी लाइन पतली, एक सिंपल सी लाइन खींच दो तो क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्शन या सेक्शन लाइन हो गई।
डायमेंशन या एक्सटेंशन लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये भी बेसिकली क्या होती है, थिन लाइन ही होती है। इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एरो हेड बने होते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन मतलब कोई बहुत बड़ी चीज है उसको शॉर्ट में ड्राइंग में दिखाना है, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन कुछ यहाँ पर एक जिग जैग शेप में बनी होती है, कुछ इस प्रकार से दिखाई जाती है। देन इसके बाद आता है लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ छोटा सा नीचे फिर ऊपर फिर कुछ इस प्रकार के शेप में आपकी क्या दिखाई जाती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन को दिखाया जाता है। सॉरी, लॉन्ग ब्रेक लाइन को, शॉर्ट ब्रेक लाइन आपका जिग जैग शेप में हो गया। नेक्स्ट कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से कट कर दिया। अब कट करके जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला निकलेगा, तो इसको दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी लाइन यूज की जाती है। एक होगी थिक लाइन, फिर एक होगा यहाँ पर थिन लाइन, फिर एक थिक लाइन, फिर एक थिन लाइन। तो थिक और थिक का मतलब जो आउटर दोनों साइड में होंगी वो थिक लाइन होगी और बीच में क्या रहेगी, थिन लाइन रहेगी, ठीक। बाहर दोनों साइड की तरफ क्या होगी, मोटी लाइन रहेगी और बीच में क्या रहेगी, पतली वाली लाइन रहेगी। तो इसको हम कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ट्रांसमिशन या फिर टेलीग्राम, टेलीफोन, उन सब की लाइनों को दिखाने के लिए। तो ये की भी क्या होती है, पतली लाइन होती है जिसमें दो सेंटर लाइन की तरह, एक थोड़ा मतलब बड़ा, फिर एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, कुछ इस प्रकार से सेंटर लाइन की तरह ही हम इसको दर्शाते हैं, ठीक। तो ये थी लाइन का कंसेप्ट कि किस प्रकार की लाइन को किस प्रकार से दर्शाते हैं। कुछ एक दो लाइन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो एक तो हो जाती है आपकी सेंटर लाइन को किस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक, किसको, सेंटर लाइन को। देन एक हो गया डायमेंशन लाइन, फिर एक उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट लाइन। ये तीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और चौथा जो पूछा जाता है वो सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री पर ड्रॉ की जाती है, ठीक, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो ये चार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके कन्वेंशन को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल देखने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ शेप के, कि किस प्रकार से इसको ड्राइंग में दिखाया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सिंबल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर कोई आयताकार सेक्शन हमको दिखाना है, ठीक है, इस प्रकार का आयताकार है, तो उसको यहाँ पर उसका कन्वेंशन कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर आपको कोई राउंड सेक्शन दिखाना है, तो राउंड सेक्शन के लिए यहाँ पर इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर राउंड सेक्शन को दिखाया जाता है। अगर कोई पाइप है या पाइप की फिटिंग है, ट्यूबिंग है, तो पाइप या ट्यूबिंग को किस प्रकार से दिखाते हैं, तो सेम आपका राउंड सेक्शन की ही तरह रहेगा, बट बीच में यहाँ पर आपकी डॉट डॉट लाइन दोनों साइड में हो जाएंगी। सेंटर लाइन के ऊपर और नीचे यहाँ पर आपको डॉट लाइन दिखाना पड़ता है। देन उसके बाद अगर सेम वही पाइप और ट्यूबिंग, इसके लिए एक दूसरा सिंबल भी हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको कट करके दिखा दिया जाए, तो चाहे ये एग्जाम में आ सकता है या फिर ये आ सकता है। देन यहाँ पर वुड है या रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो उसको वुडन का रेक्टेंगुलर सेक्शन कुछ इस प्रकार से बीच में इसको ब्रेक करके दिखाया जाता है, या इसको कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देन यहाँ पर रोल्ड सेक्शन है जो आई टाइप का होता है, उसको कुछ यहाँ पर इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर आई आपका बना हुआ। देन चैनल सेक्शन है, चैनल हमारा सी सेक्शन में होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उल्टा सी यहाँ पर आपको बना हुआ मिल जाता है। तो ये कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी टॉपिक है, जिसको आपको जानना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली गारंटी है कि एग्जाम में आपके आना ही आना है। ये आपकी टॉपिक क्या है, स्केल है। स्केल बेसिकली क्या है, मान लीजिए जो हमारी ड्राइंग है उसमें जगह क्या होती है, हमारी सीमित होती है। A0 से लेके A4 साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज है। अब अगर हमें मान लो कोई एक एरोप्लेन की ड्राइंग बनानी है, तो एरोप्लेन हमारा इतना बड़ा है, ठीक है, कई मीटर्स में होता है, तो उसको हम छोटी सी ड्राइंग शीट पे नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके हमें साइज को छोटा करना पड़ता है। तो किस रेशियो में उसका साइज हम छोटा कर रहे हैं, वही बेसिकली क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। इसी प्रकार कोई ऐसी छोटी चीज है, जैसे कोई मान लो सुई है या घड़ी की कोई एक सुई हो गई, उसको हमें बनाना है, या कोई वायरस हो गया छोटा सा, उसको बनाना है, तो उसके साइज बहुत माइक्रोन लेवल में होते हैं, उसको ड्राइंग में बनाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनलार्ज करना पड़ता है। तो किस स्केल में उसको इनलार्ज किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है,
तो बेसिकली वही क्या होता है, स्केल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली दो मेन हो गया और एक तीसरा हो गया कि एज इट इज जो भी साइज है उसको हम उसी में बना दिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम 1:1 में बनाते हैं, मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा बनाए, तो आपका 1:1 नॉर्मल स्केल कहलाता है। ठीक, तो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ इन द ड्राइंग टू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ द लेंथ आर इन द सेम यूनिट। ध्यान क्या रखना है, जब भी यहाँ पर हम स्केल का यूज करते हैं तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे mm ले रहे हैं तो दोनों mm में होनी चाहिए, मीटर ले रहे हैं दोनों मीटर में, सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में। ठीक है, ऐसा नहीं एक हमारा mm में हो गया दूसरा सेंटीमीटर में हो गया, तो यहाँ पर स्केल आपका काम नहीं करेगा, दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। देन इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कई बार एग्जाम में RF का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि RF क्या होता है। तो RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। बेसिकली क्या होता है, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट। ठीक, मान लो कोई पार्ट है तो वहां हम उसका ड्राइंग में किस साइज में बनाए हैं, ठीक, और वास्तव में वह हमारा पार्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को RF या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के नाम से जाना जाता है और इसी को स्केल भी कहते हैं। अब RF का एग्जांपल हो सकता है जैसे 1:5। यहाँ पर 1 क्या दर्शा रहा है, 1 है कंपोनेंट का ड्राइंग में साइज और 5 क्या है उसका एक्चुअल में साइज। 1:20, 10:1, 50:1, डैश डैश डैश। 50:1 मतलब क्या, 50 उसका एक्चुअल में, यहाँ पर जो ड्राइंग में हम साइज बना रहे हैं वो 50 बना रहे हैं और वास्तव में वो साइज क्या है, 1 है। ठीक, मतलब 50 mm हम बना रहे हैं ड्राइंग में और वास्तव में क्या हुआ, 1 mm है। 1 mm हम ड्राइंग में बना रहे हैं, वास्तव में 20 mm है। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक, RF फर्स्ट एलिमेंट इन द RF ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइज इन द ड्राइंग। सबसे पहला जो यहाँ पर हम यूज करते हैं डिजिट, ये किसको दर्शाता है, ये ड्राइंग में उसका साइज क्या है उसको दर्शाता है। सेकेंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो दूसरा नंबर होता है ये दूसरा नंबर किसको दर्शाता है, तो दूसरा दर्शाता है कि एक्चुअल में उस कंपोनेंट का साइज क्या है। ठीक, तो आशा करते हैं स्केल आपको समझ में आया होगा, RF का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके होते हैं, कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं और कौन से मोस्ट यूज किए जाने वाले होते हैं। RF representative factors such as 1:30, 1:1000, 1:100, 1:50. These are reduction scale and drawing made is smaller than the object. तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन, रिड्यूसिंग स्केल। बेसिकली दो प्रकार के यूज करते हैं, एक रिड्यूसिंग होता है, एक इनलार्जिंग होता है। तो रिड्यूसिंग में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर वास्तव में उसका साइज 100 mm है, हमने ड्राइंग में 1 mm बनाया है। वास्तव में साइज 3 mm है, हमने यहाँ पर 1 mm बनाया है। तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग स्केल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल RF जैसे 10:1 है, 50:1 है, 100:1 है, तो ये सब क्या है, ये इनलार्ज स्केल के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर जो ड्राइंग बनाई जाती है वो उसकी एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो एक्चुअल है उससे कई गुना बड़ा करके यहाँ पर बनाई जाती है। जैसे ड्राइंग में हमने 10 गुना बड़ा बनाया है, वास्तव में 1 ही है। ड्राइंग में हमने उसको 50 गुना बड़ा बनाया है, वास्तव में वो क्या है, 1 ही है, 1 ही mm का है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इन लार्ज स्केल। और तीसरा यूज किया जाता है फुल स्केल, जो कि 1:1 में, जैसी साइज उसकी एक्चुअल में है वैसी ही साइज उसकी कहाँ बनाई गई है, ड्राइंग में बनाई गई। 3 हो गया, रिड्यूसिंग, इनलार्जिंग और फुल स्केल। ठीक, अब रिड्यूसिंग के यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट ये दिया जाएगा एग्जाम में, आपको ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा किसका एग्जांपल है, रिड्यूसिंग का है या इनलार्ज का है। अब कई सारे 4 दे दिए जाए, पूछ लिया जाएगा इसमें रिड्यूसिंग का कौन सा है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, जैसे 1:2, 1:5, 1:10, 120, 150, 100, 1:200, 1:500, 1,000, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल। वास्तव में उसका साइज बहुत बड़ा है, हमने छोटा बनाया है। देन यहाँ पर कुछ इनलार्जिंग के एग्जाम्पल देख लीजिए जो स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये एग्जाम्पल हैं इनलार्जिंग स्केल के, जो कि बड़े करके यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं जो ये स्केल वाली टॉपिक थी, RF फैक्टर वाली टॉपिक थी, ये आपको समझ में आई होगी।
अब इसके बाद अपना एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, तो उसको अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा अटेंटिव होकर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिकली प्रोजेक्शन क्या है। तो आपको पता होगा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है 3D और एक होता है 2D। ठीक, 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ विड्थ हाइट या लेंथ विड्थ, उसमें थिकनेस कह सकते हैं। ठीक, अब 3D जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। फिर उसके बाद एक होता है 2D जिसमें क्या होता है, थर्ड डायमेंशन नहीं होती है, केवल दो ही होता है, लेंथ और विड्थ होगी, उसकी हाइट या फिर थिकनेस उसमें नहीं, मोटाई या फिर उसकी जो थिकनेस हाइट उसमें नहीं होती है। 2D इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। जब हम ड्राइंग पे किसी चीज को दर्शाते हैं तो वहां पर उसको हम 3D में आइसोमेट्रिक में नहीं दर्शा सकते, नहीं बना सकते एक्चुअल में, तो उसको हमें क्या करना होता है, 2D में बनाना होता है, आर्थोग्राफिक। तो इसी को हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। तो एज पर जैसा कि आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें हम यूज क्या करते हैं, तो हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं अपने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का। आप सभी को पता है सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। जब हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को क्या करते हैं, वहाँ पर फोल्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग केस हो जाता है, इसलिए सेकंड और फोर्थ को यूज नहीं किया जाता ओवरलैपिंग के कारण। अभी हमारा क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पर जो आपको फिगर दिखा है बेसिकली गूगल से लिया गया है, वेब फिगर है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। ठीक है, इसके ओरिजिनल्स हो जिसने इसको बनाया होगा। तो यहाँ पर दो आपको प्लेन दिखाई गई है, एक जो आपकी स्ट्रेट प्लेन है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है बीपी, वर्टिकल प्लेन। नीचे यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये खड़ी वाली, पड़ी वाली, इसको हम बोलते हैं खड़ी लाइन, इसको बोलते हैं पड़ी लाइन। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एचपी, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, तो कितने हो गए, दो हो गया, एक हो गया वर्टिकल प्लेन, एक हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। अब हम पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बेसिकली क्या है, तो इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, किसमें प्लेस किया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस किया जाता है। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, और ये क्या होता है, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, तो ऑब्जेक्ट होती है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, सो द ऑब्जेक्ट इज पोजीशनड एट द फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड टॉप ऑफ द हॉरिजेंटल प्लेन। तो ये जो आपकी यहाँ पर वर्टिकल प्लेन दिख रही है, इसके कहाँ है, तो इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन है। और जो आपकी हॉरिजेंटल प्लेन है, इसके कहाँ है, तो हॉरिजेंटल प्लेन के क्या है, ऊपर है। ये सारी चीजें ध्यान में आपको सुनने की जरूरत, ध्यान से समझने की जरूरत, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, उसकी पोजीशन पूछी जा सकती है, उसका क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है, उसके कंसेप्ट को जब आप ध्यान से देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वर्टिकल प्लेन के सामने रखते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखते हैं। ठीक, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्रोजेक्शन प्लेन। ये चीज भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी आपकी ऑब्जेक्ट होती है, जो भी वस्तु होती है जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है, तो वहां वो कहाँ पर रखी जाती है, तो वो आपका ऑब्जर्वर और यहाँ पर जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है उसके बीच में रखी जाती है। ठीक है, किसके बीच में, यहाँ पर ऑब्जर्वर और यहाँ पर जो आपका प्लेन है उसके दोनों के क्या होती है, प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर, इन दोनों के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट रखी जाती है। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज टेकन सॉलिड इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको आप एक ऐसा प्रोजेक्टर टाइप, पर्दा टाइप समझ लो। ये जो यूज किया जाता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसके ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके बाहर लाइट नहीं जाएगी, इससे फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट एंगल। थोड़ा सा समराइज करते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बेसिकली कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होती है, तो आपकी जो वर्टिकल प्लेन होती है इसके सामने होती है, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर होती है। ठीक, ऑब्जेक्ट रखी कैसे जाती है, तो जो आपका ऑब्जर्वर है और यहाँ पर जो आपका प्लेन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, इन दोनों के यहाँ रखी जाएगी, बीच में मिडिल में रखी जाएगी। इतनी चीजें पता होगी। और यहाँ पर प्लेन कैसा होता है, तो आपका जो यहाँ पर प्रोजेक्शन प्लेन होता है ये सॉलिड होता है, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट क्या होती है, वापस हो जाती है। अब यहाँ पर
जब आप इसका फ्रंट व्यू आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इसका इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। मान लो यहाँ पर एक थोड़ा कोन है, ठीक, कोन जिसका एक डायमीटर छोटा होता है, एक डायमीटर बना होता है, तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कोन है, इसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक आपका देख सकते हैं एक आयताकार यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, दो टेपर्ड शेप में यहाँ पर दिखेगा। अगर इसी को हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से हमें क्या दिखेगा, तो ऊपर से दो ट्रायंगल दिखेगा, उसका बड़ा वाला डायमीटर और छोटा वाला डायमीटर, ठीक। अब इसको हमें करना क्या होता है, जो इसका रूल कहता है कि इसका हमें प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जो एचपी होता है इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपका सिंबल ऊपर था और ये वाला सिंबल नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो गया जिसको हमने यहाँ पर रख दिया, और नीचे वाला जो हमारा पोर्शन हो गया इसको हमने उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा चीज भूल जाओ, आपको ये चीज नहीं भूलना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसे होता है। अब इसके लिए छोटा सा, मान लो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, याद नहीं रख पाते हो, तो उसके लिए हम आपको एक छोटा ट्रिक बताते हैं कि जो आपका सर्किल है ना, सर्किल के साइड यहाँ पर अगर बड़ा वाला लाइन सर्किल के पास में, ठीक है, यहाँ पर आपका कोन का बड़ा वाला जो सिरा है वो सर्किल के पास में है, तो ये कैसा होगा, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होगा, ठीक है। क्या है, सर्किल के पास में कोन का बड़ा वाला सिरा है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, और छोटा वाला सिरा है तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा, उसको अभी हम बाद में देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, बीपी के सामने रखते हैं, एचपी के ऊपर रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट होती है ऑब्जर्वर, और यहाँ पर प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में रखी जाती है। प्रोजेक्शन प्लेन सॉलिड होता है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, बड़ा वाला कोन सर्किल के पास में होता है। आप जब यहाँ फ्रंट से देखते हैं तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है, टॉप से देखने पर टॉप भी वैसा बनेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें इस प्रकार से सिंबल देखने को मिल जाता है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्शन की तरफ, जो कि हमारा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये भी अगर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझ में आ गया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये आप हमारे तरफ से गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते थे, थर्ड एंगल में हमारा कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, ठीक। इसकी स्थिति कैसी होती है, सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड बॉटम ऑफ द हॉरिजेंटल प्लेन। अब अगर देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है आपकी, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हमारी वर्टिकल प्लेन है, इसके पीछे रखी हुई है, कि ये सामने वाला सिरा होता है और ये पीछे वाला सिरा है, तो वर्टिकल प्लेन के क्या है, बैक साइड में है। और साथ ही साथ जो आपका टॉप प्लेन हॉरिजेंटल वाला ये प्लेन है उसके क्या है, तो उसके बॉटम साइड नीचे की तरफ। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। स्थिति क्या है, तो वर्टिकल प्लेन के क्या है आपके बैक साइड रखी है और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे की साइड, बॉटम के साइड में रखी है। अब ऑब्जर्वर और प्लेन के संदर्भ में बात की जाए तो द प्रोजेक्शन प्लेन कम्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। पहले क्या था, पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बीच में रखा जाता था प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के। थर्ड एंगल में क्या होता है, जो हमारी प्रोजेक्शन की प्लेन होती यही बीच में आ जाती है। हमारा एक साइड ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी है और प्लेन को क्या करते हैं हम बीच में रखते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं, चूंकि ये हमारी क्या है बीच में है और हमको ऑब्जेक्ट भी देखना है, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन होगा, ये कैसा होगा, ये हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे कि हम आर पार देख सके, ठीक है। इससे हम क्या कर सके, आर पार देख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसका फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से इसका यहाँ पर बनेगा। अगर इसका नीचे से टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू कैसा बनेगा, यहाँ सर्कुलर शेप में बनेगा। अब आपको पता है क्या है कि इसको आपको घुमाना होता है कितने पे, 90 डिग्री पे। आप जब इसको घुमाएंगे तो कुछ ऊपर आएगा, और जब ये सर्किल उठ के यहाँ आएगा, सर्किल यहाँ पर बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा, छोटा वाला जो सिरा है वो सर्किल के पास में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बना करके दिखाया गया, ठीक। यहाँ पर देख सकते हो उसको दिखाया गया, ठीक है। आपका जो सर्किल के पास में कौन सा सिरा है, कोन का छोटा वाला सिरा है,
तो इसको क्या कहेंगे, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के नाम से जानेंगे। यहीं पर अगर बड़ा वाला सिरा होता तो वो क्या था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, वर्टिकल प्लेन के क्या होता है, पीछे होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होता है। यहाँ पर प्रोजेक्शन प्लेन क्या होती है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में रखी जाती है, ट्रांसपेरेंट होती है। 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको सिंबल मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं कि सर्किल के पास में आपका छोटा वाला कोण का सिरा होता है तो क्या कहलाता है, तो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है। आशा करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। एक साथ दोनों सिंबल को आपको देख लीजिए कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो बड़ा वाला सिरा पास में है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो इसमें क्या है, छोटा वाला सिरा सर्किल के पास में है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा हम इस पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं। और क्या पूछा जा सकता है प्रोजेक्शन से, तो प्रोजेक्शन से सिंपली आपको कोई एक पार्ट दे दिया जाएगा, कोई एक स्क्वायर ब्लॉक दे दिया गया, कोई एक क्यूब दे दिया गया, क्यूबॉइड दे दिया गया, उसका कोई एक पूछ लिया जाएगा, इसका फ्रंट व्यू इसमें से कौन सा है, इसका टॉप व्यू इसमें से कौन सा है। तो अगर आपको प्रोजेक्शन क्लियर है तो आप आसानी से उसको वहां पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, बेसिकली ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कब, जब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। नॉर्मल केस में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो हम यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पर बड़े वाले सर्किल का हमारा डी है, ठीक है, बड़ा वाला सर्किल क्या है हमारा, यहाँ पर उसका डायमीटर डी है, तो किस रेशियो में यहाँ पर इसके हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सेंटर लाइन से यहाँ पर जो पहला वाला है, चाहे बड़ा वाला हो या छोटा वाला हो, उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.25 डी होनी चाहिए। और यहाँ पर बड़े वाले और छोटे वाले जो यहाँ पर आपके सिरे हैं उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, केवल डी होना चाहिए। और ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पर खींचे जाते हैं, तो ये आपके 30 डिग्री एंगल पर खींचे जाते हैं, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना होता है दोनों का, तो ये 30 डिग्री एंगल इनके बीच का इंक्लाइंड एंगल होता है, ठीक। मतलब एक साइड से आप कह सकते हैं यहाँ से 15 डिग्री, ये यहाँ से 15 डिग्री, दोनों मिलकर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये था जो आपका, अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने कुछ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर की तरफ, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि इससे यहाँ पर बेसिकली क्या है। तो कई बार एग्जाम में आपसे क्या होता है, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहला जो फिगर दिख रहा है, किसको दिखाया गया है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म को दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जब उसको हम घुमा देते हैं, कोई मान लो रेक्टेंगल है, बेस के रिस्पेक्ट में उसको हम 360 डिग्री घुमा दिए तो जो आपको यहाँ पर फिगर आया वो एक प्रिज्म का प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी आपका मतलब मान लीजिए कोई 2D शेप है, उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करके बेस के अराउंड अगर उसको हम घुमा देते हैं तो हमें क्या मिलती है, आपका ये प्रिज्म का शेप मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिखाया गया है। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये भी आपका प्रिज्म है, लेकिन किस प्रकार का प्रिज्म है, एक स्क्वायर प्रिज्म है। देन यहाँ पर ये क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पेंटागन देखने को मिल रहा है, ऊपर से आप यहाँ पर इसके साइड को काउंट करके देख सकते हैं, तो क्या है, पेंटागन है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पेंटागन प्रिज्म कहेंगे। देन यहाँ पर हेक्सागन देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पर प्रिज्म दिखाया गया है, ठीक। ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो, आयताकार हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन और हेक्सागन। इस प्रकार के भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डिफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास कोन। अब यहाँ पर डायरेक्टली कोन का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से किसको ये दर्शा रहा है। तो व्हेन ये राइट एंगल ट्रायंगल revolves about one of its side forming the right angle, ये cone is generated, okay, cone forming has a circular face and a slant curved surface। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है जब कोई आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, कोई एक
राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम उसके एक साइड से मतलब फिक्स करके फिर इसको क्या करते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इससे जो आपका फिगर बनता है वो क्या बनता है, तो ये आपका बनता है कोन। यहाँ पर कोई एक फिगर है जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, हाँ यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चीजें दिखाई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया गया है, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फिक्स करके इसके एक सिरे से हमने इसको क्या किया, घुमा दिया, तो हमें जो फिगर मिली वो क्या मिली, यहाँ पर हमें एक कोन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपसे सिलेंडर का डिफिनेशन पूछ लिया जाए तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में कोई आपका एक यहाँ पर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को हम उसके एक साइड से पकड़ के घुमा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको सिलेंडर देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल को रिवॉल्व कर दिया जाए तो क्या मिलता है, तो हमें एक स्फीयर मिलता है। तो ये कुछ कॉमन डिफिनेशन है जो हमें याद रखनी होती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कोण कब बनता है, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करते हैं, हम रिवॉल्व करते हैं उसके एक साइड से, तो क्या बनता है, कोण जनरेट होता है, ठीक। ये आपका उसका फ्रंट व्यू हो गया, ये उसका टॉप व्यू हो गया, और ये क्या हो गया, उसका नॉर्मल व्यू कोण हो गया। यहाँ पर नीचे उसका क्या होगा, शेप सर्कुलर होता है, ऊपर यहाँ पर जो आपका टॉप मिलता है जिसको हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और ये दोनों उसकी क्या हो गई, स्लैंट सर्फेसेस हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका दिया गया है पिरामिड के बारे में, ठीक। अब पिरामिड से बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, सिमिलर टू द प्रिज्म। पिरामिड आर आल्सो नोन बाय द शेप ऑफ दियर बेसेस, मतलब उसका बेस किस प्रकार से है उसी के अनुसार उसको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली उसको भी उसी प्रकार हम घुमा कर क्या करते हैं, अबाउट वन उसका जो साइड है उसको रिवॉल्व करके प्राप्त किया जाता है। अब इसका बेस अगर मान लो क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। बेस स्क्वायर हो गया तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको स्क्वायर पिरामिड के नाम से जानेंगे। बेस आपका क्या हो गया, पेंटागन हो गया तो इसको क्या कहेंगे, पेंटागन पिरामिड। हेक्सागन हो गया तो इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोनल पिरामिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बेस टू द एपेक्स इज कॉल्ड एक्सेस। जो आपकी यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बीच में दिखाई जाती है जो बेस और एक्सिस को मिलाती है, बेस और वर्टेक्स को मिलाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बेसिकली इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपको एक ट्रायंगुलर सरफेसेस मिलती हैं, सभी साइड में क्या मिलेगा, एक ट्रायंगुलर। अगर आप प्रिज्म की बात करते हैं, जब आप किसकी बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं, जो कि अभी आगे आने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, ये पिरामिड है तो इसमें कई सारी साइडें, जो भी आपकी साइडें होंगी कैसी होंगी, हर एक जो आपका साइड होगा ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। बेस के अनुसार उसके हम नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बेस टू अपेक्स, ऊपर क्या होता है, जहां पर सारी साइडें आकर मिलती हैं इसको हम क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। और नीचे हमारा क्या होता है, बेस होता है, दोनों को जो मिलाता है इमेजिनरी लाइन, इसको क्या कहते हैं, हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के आपको पिरामिड दिखाए गए हैं, जैसे उसका बेस है वैसे उसका क्या है, नाम होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा है स्फीयर का टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, स्फीयर है। when a semicircle revolves about its diameter, ये sphere is generated, ये sphere has no flat surface, ठीक। तो स्फीयर कब प्राप्त होता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये क्या है, सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल को क्या करते हैं, जब उसके डायमीटर के अराउंड क्या करते हैं, उसको हम रिवॉल्व कर देते हैं, तो जो हमें फिगर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, एक स्फीयर, एक गोला प्राप्त होता है, और इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होती। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि जब यहाँ पर एक ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हैं कोण प्राप्त होता है, एक यहाँ पर रेक्टेंगल को रिवॉल्व करेंगे तो आपको एक बेलन सिलेंडर प्राप्त होगा, यहाँ पर सेमी सर्किल को रिवॉल्व करने से आपको स्फीयर प्राप्त होता है। तो ये कुछ ऐसे फिगर हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसकी डिफिनेशन भी कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रस्टम्स। क्या है, फ्रस्टम्स। तो फ्रस्टम बेसिकली क्या है, कोई भी आपका पिरामिड है या कोन है तो उसके बेस के पैरेलल उसको क्या कर दिया जाए, उसके टॉप फेस को कट करके रिमूव कर दिया जाए, तो इसके बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को फ्रस्टम ऑफ ए पिरामिड और एक कोन कहते हैं। जैसे
यहाँ पर आपको एक कोण, जो आपका दूसरा फिगर है, ये आपको यहाँ पर कोण दिखाया गया है। अब कोण क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर इसकी कुछ दोनों लाइनें आकर के यहाँ पर इसे मिलेंगी ऊपर, ठीक है। ये हमारा फुल कोण था। अब ये हमारा बेस है, तो बेस हमारा सर्कुलर है, तो उसी में हमने क्या किया, यहाँ से एक कट मार दिया, ठीक। यहाँ से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कट मार के ये ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन क्या किया, रिमूव किए। यहाँ पर आप हैचिंग लाइन के द्वारा देख सकते हैं कि ऊपर का कुछ पार्ट इसको कट किया गया है। इसके बाद जो ये पूरा आपका आकृति बचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रस्टम्स कहेंगे। अब चूंकि ये कोण का है तो फ्रस्टम्स ऑफ ए कोण कहलाएगा। यहाँ पर आपको एक पिरामिड दिखाया गया बेसिकली। अब ये क्या था, ये पूरा ऊपर था, यहाँ पर आके करके इसके क्या होती हैं, चारों साइडें यहाँ पर इसकी मिल रही होती कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चारों साइडें आके इसकी मिलती। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट करके रिमूव कर दिया। ध्यान क्या रखना है, जो ये आप कट कर रहे हैं ये बेस के बिल्कुल पैरेलल है। ये क्या है, बेस के पैरेलल है, उसके समानांतर कट कर रहे हैं, तब क्या कहलाएगा, फ्रस्टम्स कहलाएगा। गलती से अगर ये पैरेलल ना हो करके कुछ एंगल में कट जाए, क्या हो जाए, कुछ एंगल में कट जाए, तो जो इस प्रकार से आपको आकृति मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रंकेटेड के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रंकेटेड। और हिंदी में फ्रस्टम्स को क्या कहा जाता है, तो इसको छिन्नक के नाम से जानते हैं, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। तो ऐसा करते हैं, चीज समझ में आई होगी। पिरामिड है या कोई आपका कोण है, बेस के पैरेलल कट कर दोगे तो फ्रस्टम्स बनेगा, और वही बेस के क्या करोगे, एंगल पे कट कर दोगे तो क्या होगा, ट्रंकेटेड होगा। कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। मैंने एज इट इज यहाँ पर उठा के आपको दे दिया है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी टॉपिक आती है वो आती है एंगल के बारे में, कि एंगल क्या होते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अपने एंगल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एंगल बेसिकली क्या है, सॉरी फ्रेंड कुछ इशू आ गया था थोड़ा। एंगल बेसिकली क्या है, एंगल इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट ए पॉइंट और मीटिंग व्हेन एक्सटेंडेड। बेसिकली कोई भी आप दो लाइन ले लो, ठीक है। ये लाइन हो गई, एक की दो ये लाइन हो गई। अब इन दोनों लाइनों के बीच का जो झुकाव होता है कि ये एक दूसरे से कितने झुकी हुई हैं, इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। या और आसान शब्दों में समझो, जब दो लाइनें हैं, ठीक है, उनको हम किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं तो जो दोनों कहीं ना कहीं जाकर मिलती हैं। फिर उसके बाद जो हम उसको देखते हैं कि कितने उस पर झुकी हुई हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं दो लाइनों की या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री में या फिर इसको रेडियन में, ठीक है। एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो 57.3 डिग्री होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये आपके कुछ बेसिक यूनिट है जो कि पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल की, कौन कौन से एंगल होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है। अब 90 कब होगा, जब यहाँ पर ये लाइन यहाँ आएगी, कुछ इस प्रकार से होगा। तो इससे अगर कम है, 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको एक्यूट एंगल के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब दोनों लाइनों के बीच का जो झुकाव है वो कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं हम, 90 डिग्री वाला एंगल राइट एंगल, हिंदी में कहते हैं समकोण। तो जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव कितना होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल समकोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट यहां पर है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल कि जिसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से क्या होती है, कम होती है, ठीक। मतलब वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। बृहत कोण हिंदी में कहते हैं। देन आता है एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब जो आपका एक सीधी रेखा में एंगल बनता है, कोई भी एक सीधी रेखा, उसकी एक साइड जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है,
180 डिग्री होता है। ठीक, अब एक होता है टोटल एंगल। टोटल एंगल मतलब लाइन के दोनों तरफ ले लो तो उसको क्या कहा जाता है, टोटल एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। इसी से आपका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकल के वहां पर आता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 360 डिग्री से कम होती है। ठीक, ये कितना हो गया, 180 से ज्यादा हो गया लेकिन 360 डिग्री से कम हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक एंगल के डिफिनेशन है। चांसेस रहता है कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए, या इसका कोई आपसे एक एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है। तो आशा करते हैं आप उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर ले जाएंगे, आसानी से आप उसको उत्तर दे ले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पूछा जाता है यहाँ पर कैलकुलेशन आता है, इससे रिलेटेड किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैलकुलेशन पूछा जाता है, सीधा आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जब दो या दो से अधिक जो एंगल हैं उनका जो सम होता है, योग होता है 90 डिग्री होता है। मतलब दो या दो से अधिक कोणों का जो यहाँ पर योगफल होगा या उनका सम होगा वो 90 डिग्री एंगल के बराबर होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री पूरक एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, जो आपका यहाँ पर पहला वाला कोण है जिसे हम आप अगर नाम देना चाहो तो ROQ आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा वाला एंगल जो हो गया POQ। ठीक, इन दोनों का अगर यहाँ पर जोड़ ले लिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर POQ एंड QOR ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बिना इसके इसका काम नहीं चलेगा और बिना इसके इसका काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर काम, यहाँ पर आपको दिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे मान लो पूछ लिया गया 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो अगर आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल होते हैं जिसका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो अब 90 डिग्री में से आप क्या करोगे, 48 डिग्री को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका निकल के, 42 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या दे दिया गया दो के चार यहाँ पर जोड़े दे दिए गए, पूछ लेगा इसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप देख लेना जिन दो जोड़ का योगफल वहां 90 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट यहाँ पर है सप्लीमेंट्री एंगल, सेम एज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री में क्या है, 180 डिग्री। व्हेन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब यहाँ पर दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ एक पहला कोण ले लो TOY, इसका वैल्यू यहाँ कुछ मान लो 120 डिग्री है। दूसरा है TOS, मान लो इसका डिग्री 60 है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 180 हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो SOT और TOI एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे अगर इसकी वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली कि कितनी है, 50 डिग्री है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री इसका एंगल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कंसेप्ट समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री दो का जोड़, सप्लीमेंट्री दो का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। देन यहाँ इसके बाद कुछ यहाँ पर मतलब जब हम डायमेंशनिंग दे रहे होते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो डिफरेंट प्रकार के वहाँ पर मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में दो यहाँ पर मेथड के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उसको यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा है। एक होता है आपका अलाइंड मेथड और एक होता है यूनिडायरेक्शनल मेथड। तो ये दोनों क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलाइंड मेथड है। तो अलाइंड बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पर आपकी डायमेंशन है, ठीक, जैसे ये आपकी डायमेंशन लाइन है। अब इसका डायमेंशन कितना है, तो इसके हम ऊपर ही इस लाइन के पैरेलल में हम उसके लगभग सेंटर में उस डायमेंशन को लिख रहे हैं। ठीक, अब जैसे हॉरिजेंटल में ये हमारा वर्टिकल डायमेंशन था, डायमेंशन लाइन,
तो इसको देखो हमने किस उसमें लिखा, वर्टिकल में लिख दिया, मतलब लाइन जहां पर भी हमारी डायमेंशन लाइन है उसके पैरेलल में लिख रहे हैं, चाहे ये वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो या कहीं पर इंक्लाइंड हो, जो हमारा डायमेंशन है उस लाइन के पैरेलल में ही हम उसको लिख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, अलाइंड सिस्टम कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, अलाइंड सिस्टम कहलाता है। और बेसिकली कहाँ होता है, उसके सेंटर पे लगभग हम लिखते हैं, उसके बीच में, और उस जो आपकी डायमेंशन लाइन होती है उसके पैरेलल में लिखते हैं। ठीक, तो डायमेंशन वैल्यू शैल बी प्लेस्ड पैरेलल टू दियर डायमेंशन लाइन and preferably at the near to the middle above to clear the dimension line. However, values shall be indicated so that they can be read from the bottom of the राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग, मतलब कुछ इस प्रकार से इसको लिखना होता है कि ये आपकी बॉटम से राइट हैंड साइड से पढ़ी जा सके। डायमेंशन लाइन आर नॉट ब्रोकन, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जितनी भी डायमेंशन लाइन होती हैं किसी भी डायमेंशन लाइन को ब्रेक नहीं किया गया है, इसके ऊपर की तरफ या इसके नीचे की तरफ आपको लिखना है, कोई एक सिस्टम फॉलो करना है, लाइन को ब्रेक नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार की जो सिस्टम होती है, मेथड होता है, इसको क्या कहते हैं, अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो भी आपका डायमेंशन की वैल्यू है, डायमेंशन की जो लाइन है उसके पैरेलल में लिखेंगे, ऊपर या नीचे लिखेंगे। ठीक, ट्राई करते हैं सेंटर में लिखने के लिए बिना लाइन को ब्रेक किए हुए, तो ये अलाइंड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है यूनी डायरेक्शनल सिस्टम। यूनी डायरेक्शनल सिस्टम क्या है, डायमेंशन वैल्यू शैल बी इंडिकेटेड सो दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ड्राइंग शीट। नॉन हॉरिजेंटल डायमेंशन लाइंस आर इंटरप्टेड प्रेफरेबली नियर टू द मिडिल सो दैट दे कैन द वैल्यू कैन बी इंसर्टेड। दिस मेथड इज टर्म्ड एज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम को हम फॉलो कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, जो लाइनें हॉरिजेंटल है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसका जो डायमेंशन है उसके पैरेलल में और मिडिल में हमने लिख दिया। अब ऐसी लाइनें जो हॉरिजेंटल नहीं है, जैसे कोई एक वर्टिकल लाइन है, तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, हम इस डायमेंशन लाइन को बीच में अराउंड मिडिल के में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और डायमेंशन को हम हॉरिजेंटल में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हम उसको नीचे से उसको हम पढ़ सकें। कोई इंक्लाइंड लाइन है तो उसको भी हम क्या करेंगे, बीच में ब्रेक कर देंगे, लेकिन जो हम यहाँ पर अक्षर लिख रहे होंगे, अपनी वैल्यू लिख रहे होंगे, इसको हॉरिजेंटल में ही लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, इसको हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसको भी हमने लाइन को ब्रेक किया और सीधा सीधा लिख दिया वैल्यू को, जबकि इस केस में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को हम इंक्लाइंड में लिख रहे थे, यहाँ पर वैल्यू को इंक्लाइंड में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू को हॉरिजेंटल ही लिख रहे हैं और लाइन को ब्रेक करके लिख रहे हैं। हॉरिजेंटल जो लाइनें होंगी वो ब्रेक नहीं होंगी, बाकी जो वर्टिकल लाइन है, आपकी वर्टिकल डायमेंशन लाइन है या फिर आपकी कोई मतलब एंगुलर है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक हो जाती है मिडिल में और वहां पर वैल्यू को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जो इस प्रकार का सिस्टम फॉलो किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको यूनी डायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं चीज समझ में आई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बहुत ही थोड़ा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होने वाला है, ये आपका ट्रेड थ्योरी में भी हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जब आपने ट्रेड थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें हमने कई बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है ऑलरेडी, जो 5 वीडियो यहाँ पर आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की मैराथन क्लास की पड़ी हुई है चैनल पर, उसमें भी सबसे लास्ट की 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उस वीडियो से फंस जाएंगे, कोई बाहर जाने वाले नहीं हैं, तो इसलिए आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो भी थ्रेड के टर्मिनोलॉजीज होती है, नॉमेनक्लेचर है कि स्क्रू थ्रेड में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि कई बार यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपने स्क्रू थ्रेड का यहाँ पर जो नॉमेनक्लेचर होता है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब यहाँ पर हम स्क्रू थ्रेड की बात करते हैं तो आपका ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल। दोनों प्रकार की यहाँ पर थ्रेड होती है। एक्सटर्नल थ्रेड मान लीजिए कोई शाफ्ट है, उसके बाहर की तरफ जो आउटर सरफेस पे थ्रेड कटी होती है। इंटरनल जैसे कोई होल हो गया, उसमें इनसाइड सरफेस पे जो थ्रेड कटी होती है, तो हो गया आपका एक्सटर्नल। इंटरनल थ्रेड बेसिकली क्या होता है, आपका एक हेलिकल ग्रूव होता है जो कि कंटिन्यूअस क्या होता है, मूव होता है। अब इसमें कुछ टर्म जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक होता है यहाँ पर सबसे पहले मेजर डायमीटर, जो इसका क्या होता है, सबसे बड़ा वाला डायमीटर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे बड़ा वाला डायमीटर, ये क्या होता है, मेजर डायमीटर हो गया। फिर इसके बाद होता है एक छोटा डायमीटर, माइनर डायमीटर। ठीक, यहाँ पर अब इसको कुछ इस प्रकार से कह सकते हो, सबसे ऊपर आपका जो यहाँ पर
छोड़ो अभी उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। फिर यहाँ पर एक होता है पिच डाया। पिच डाया क्या होता है, बेसिकली एक इमेजिनरी होता है माइनर डायामीटर और मेजर डायामीटर के बीच में यहाँ पर ये होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको पिच डायामीटर के नाम से जानते हैं। ठीक, यही क्या होता है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ थ्रेड होता है। जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं किससे की जाती है, पिच डायामीटर के अनुसार ही की जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आपका ये तिरछी लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। इस तिरछी वाली लाइन को क्या कहते हैं, हम फ्लैंक कहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक, तिरछी वाली लाइन को क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, जो एंगल पर चलती है। अब दो फ्लैंक जहां ऊपर की साइड मिलती हैं, ठीक है, दो फ्लैंक जहां ऊपर की साइड मिलती हैं तो ये ऊपर वाला सिरा क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा। जो ऊपर भी होता है नीचे भी हो सकता है। तो अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट यहाँ पर आपका ज्वाइन किया जाए तो इसके बीच जो डायमीटर प्राप्त होता है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, उसको क्या कहते हैं, उसको हम मेजर डायमीटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहीं पर आपकी फ्लैंक, जो दो फ्लैंक नीचे की साइड जहां पर मिलती है, ठीक, नीचे की साइड बॉटम में जहां मिलेगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो जो बॉटम में आपकी जहां पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, उसको रूट के नाम से जानते हैं। और जब दो रूट को लेकर के यहाँ पर आपका डायमीटर बनता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम माइनर डायमीटर के नाम से जानते हैं, छोटा वाला डायमीटर। मेजर और माइनर के बीच में ही क्या होता है, आपका पिच डायमीटर होता है, जिसे हम इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं थ्रेड का। इतना क्लियर हुआ आपका। देन इसके बाद यहाँ पर क्या आती है, डेप्थ आती है। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, क्रेस्ट और रूट के बीच का परपेंडिकुलर, मतलब सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस कितनी है, क्रेस्ट और रूट के बीच स्ट्रेंथ, मतलब उसका पूरा स्ट्रेट डेप्थ कितनी है, स्ट्रेट वहां पर कितनी गहराई है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट, दैट इज नोन एज डेप्थ ऑफ द थ्रेड। उसके बाद अगर यहाँ पर हम इसको एक मतलब जो हमारी एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में देखें कि हमारा फ्लैंक कितने डिग्री के झुकाव पर है, ठीक है, कितने डिग्री के एंगल पे है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एंगल ऑफ द थ्रेड कहते हैं। ठीक है, उस परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है उसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ थ्रेड के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है पिच। पिच क्या होता है, आप थ्रेड पर कोई भी दो पॉइंट ले लो कंसेक्यूटिव, जैसे दो क्रेस्ट हो गया, पास के दो समीपवर्ती क्रेस्ट हो गए, इनके बीच की दूरी ले लिए तो इसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। या फिर दो आप रूट ले लो पास वाले, इन दोनों पास वाले रूट की जो आपकी स्ट्रेट डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को हम कहते हैं पिच ऑफ द थ्रेड। क्रेस्ट टू क्रेस्ट हो सकता है या क्रेस्ट टू रूट हो सकता है। अब यहाँ पर जो आपका दिखाई गई है थ्रेड, ये क्या है, किसी शाफ्ट पर दिखाया गया है, ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल थ्रेड हो गया। सेम चीजें यहाँ पर आपको किसी होल के अंदर दिखाई गई हैं तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ये इंटरनल थ्रेड के नाम से जानी जाती हैं। आशा करते हैं जो आपकी मेजर टर्मिनोलॉजी हो क्लियर हो गई होगी। कोई एक आध क्वेश्चन कई बार इससे यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। देन यहाँ पर आती हैं अकॉर्डिंग टू हैंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के अनुसार। तो इसके अनुसार थ्रेड कितने प्रकार की होती हैं, तो आपकी ये दो प्रकार की होती हैं। बेसिकली ये दिखाता है कि, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेसिकली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड का मतलब क्या होता है, ये आपका दर्शाता है कि किस प्रकार से इस थ्रेड को ओपन और क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, राइट हैंड थ्रेड क्या है, इट इज ए थ्रेड दैट एडवांस इनटू द वर्क व्हेन टर्न क्लॉकवाइज, इट इज द कॉमनली यूज थ्रेड अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। बेसिकली राइट हैंड थ्रेड क्या होती है, ऐसी थ्रेड होती है उसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होती है, वो क्लोज होती है। ठीक, एक आपका मेल पार्ट हो गया, ठीक, एक फीमेल पार्ट हो गया, उसको हम क्या करेंगे, जब उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगी, वो आपकी कसेगी, ठीक, उसके अंदर जाएगी। और जब उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में तो क्या होगी, वो ओपन होगी। ठीक, क्लॉकवाइज घुमाने से कसती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से खुलती है। तो इस प्रकार की थ्रेड क्या कहलाती है, राइट हैंड थ्रेड कहलाती है। अब यहाँ पर अगर इसका आप मतलब जो इस फॉर्म में देखेंगे तो ये आपका एक हो गया, ठीक, जो आपका यहाँ राइट मतलब क्लॉकवाइज सिंबल बना हुआ है तो इसको हम राइट हैंड थ्रेड कहेंगे। ये नहीं अगर एग्जाम में दिया गया, आपको होल के अंदर दिखाया गया तो होल के अंदर जो इसका इंक्लिनेशन है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, शाफ्ट में इसका हैंड इंक्लिनेशन राइट हैंड साइड की तरफ ही होता है। चूंकि एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा तभी दोनों आपस में कसेंगी, ठीक, मैच करेंगी। तो ये हो गया राइट हैंड थ्रेड।
लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है राइट हैंड थ्रेड, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई नहीं किया जाए। कुछ रेयर केसेस में ही लेफ्ट हैंड यूज की जाती है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में आपकी राइट हैंड थ्रेड ही यूज की जाती है। क्योंकि हमारी जो आदत होती है वो होती है कि हम राइट घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में घुमा के उसको टाइट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा के उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं या लूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट आपकी थ्रेड है वो कौन सी है, तो नेक्स्ट आपकी थ्रेड रहने वाली है यहाँ पर एंड सॉरी लेफ्ट हैंड थ्रेड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारी थ्रेड कौन सी है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती है, इट इज द थ्रेड दैट एडवांस इनटू द एंगेजमेंट व्हेन टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार की थ्रेड क्या होती है, लेफ्ट हैंड कब होगी, जब उसको हम क्या करेंगे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और क्या होती है, कसती है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर खुलती है। सीधा क्या होती है, राइट हैंड थ्रेड के विपरीत होती है। तो इस प्रकार की थ्रेड को किस नाम से जाना जाता है, उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। राइट हैंड थ्रेड क्या होती है, क्लॉकवाइज घुमाने से क्लोज होगी, एंटी क्लॉक घुमाने से ओपन हो जाएगी। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होगी, लेफ्ट हैंड जो थ्रेड होगी ये एंटी क्लॉक घुमाने से क्लोज होगी और क्लॉकवाइज घुमाने से ओपन होगी। यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि क्या है, यह सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, इट इज ए थ्रेड फॉर्म कट ऑन द सिलेंडर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, थ्रेड आर सिंगल स्टार्ट आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टार्ट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में जो थ्रेड यूज करते हैं कहीं भी साफ्ट और होल्ड में, तो वो क्या होती है, बेसिकली सिंगल स्टार्ट होती है। सिंगल स्टार्ट में क्या होता है, जो इसकी लीड होती है इसके पिच के बराबर होती है। पिच हमने अभी सुना था क्या होती है, पिच का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि पिच होती है कोई भी आपका क्रेस्ट है या कोई दो पास के पॉइंट ले लो, चाहे दो क्रेस्ट ले लो या दो रूट ले लो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, पिच होती है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड निकल के आया लीड, यहाँ पर नया वर्ड क्या निकल के आया, लीड निकल के आया, जिसको मान लो एल से दर्शाते हैं। तो लीड क्या होती है, लीड बेसिकली कोई भी आपकी थ्रेड है उसको एक राउंड आपने टर्न किया, ठीक, एक चक्कर घुमाने में वो जाप के अंदर कितना प्रवेश करती है, मतलब एक चक्कर घुमाया तो कितना आगे बढ़ी, ठीक, वही उसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। 1 mm आगे बढ़ी एक बार घुमाने में तो एक वो लीड हो गया, 2 mm तो 2 हो गया, 3 mm, मतलब एक राउंड आपने थ्रेड को घुमाया, वो जाप के अंदर कितना गया वही उसका क्या कहलाता है, लीड कहलाता है, ठीक। अब अगर उसकी लीड और पिच दोनों क्या है, बराबर है, उसकी लीड और पिच दोनों क्या है, बराबर है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर आपको पहले वाले में दिखाया गया, ठीक, यहां पर क्या दिखाएगा, सिंगल स्टार्ट थ्रेड। इसमें क्या होती है, लीड और पिच दोनों आपस में बराबर होती है। जब उसको हम एक राउंड घुमाएंगे तो जितनी पिच है उतनी ही बराबर वो दूरी तय करती है, ठीक। नॉर्मल यूज में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी क्या है, यहाँ पर दूसरी है आपकी डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, यहाँ पर लीड देख रहे हैं पिच की क्या होती है, 2 गुनी होती है। डबल स्टार थ्रेड में क्या होता है, जो लीड है ये पिच की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। मतलब जब हम उसको एक चक्कर घुमाते हैं तो पिच के डबल दूरी तय करते हैं। अगर उसकी पिच मान लो 5 mm है तो एक बार घुमाने में वो कितना अंदर जाएगा, 10 mm अंदर जाएगा, तो हो गई उसकी डबल स्टार थ्रेड। ट्रिपल स्टार थ्रेड क्या होती है, तो यहाँ पर लीड उसकी पिच की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आप इसको नंबर ऑफ स्टार्ट अगर किसी की लीड निकालनी है तो लीड क्या होगा, लीड बराबर होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, उसमें कितने स्टार्ट हैं तो उसी हिसाब से उसका हम क्या करते हैं, लीड फाइंड आउट करते हैं। लीड बराबर क्या होता है, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो बराबर होती है, डबल स्टार्ट थ्रेड है लीड 2 गुनी, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में लीड 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर बात आती है मल्टी स्टार्ट थ्रेड की। मल्टी स्टार्ट थ्रेड बेसिकली क्या होती है, अब जो आपकी डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट हो गई, 4 स्टार्ट हो गई, ये सभी क्या होती है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड के अंतर्गत आती है। बेसिकली ये थ्रेड कॉम्बिनेशन ऑफ सेम प्रोफाइल फाउंड बाय 2 और मोर हेलिकल ऑन द सिलेंडर। और बेसिकली यहाँ पर मल्टी स्टार थ्रेड का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कहाँ करते हैं, तो जब हमें फ्रीक्वेंट ओपनिंग और फ्रीक्वेंट लूजनिंग की जरूरत पड़ती है तो वहां पर किस प्रकार की थ्रेड की जाती है, यूज की जाती है, तो होती है मल्टी स्टार्ट। जैसे डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, ये सब किसके अंदर आती हैं, मल्टी स्टार्ट में आती हैं, ठीक।
जैसे मान लो आप जो बोतल यूज करते हो पानी वाला बोतल, उस पर कौन सी थ्रेड होती है, तो उस पर मल्टी स्टार थ्रेड कटी होती है। क्योंकि एक ही बार जो है जब आप बोतल का कोई ढक्कन वगैरह यूज करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, ढक्कन को रखते हैं जैसे आपने एक राउंड भी नहीं घुमाया, हाफ राउंड में ही बोतल आपका क्या हो जाता है, क्लोज होता है, और हाफ राउंड भी नहीं घुमाया बोतल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो थ्रेड होती है नॉर्मली 3 स्टार या 4 स्टार थ्रेड कटी हुई होती है। इसी के विपरीत ले लो, अगर उतने ही आपका डायमेंशन का अगर आपको एक नट बोल्ट कसना हो तो कितना टाइम लगता है, बहुत सारे आपको राउंड घुमाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर थ्रेड कैसी होती है, सिंगल स्टार थ्रेड कटी होती है। ठीक, तो मल्टी स्टार थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हमें फ्रीक्वेंट ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत पड़ती होती है, ठीक, एक्सियल मूवमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर यूज किया जाता है। इसका यूज हम ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाले पार्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लीकेज थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जो आपके मैचिंग पार्ट होंगे वहाँ थोड़ा बहुत क्लियरेंस होगा, तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत गैप होने से वहाँ पर लीकेज हो सकती है, इसलिए ज़्यादा प्रिसीजन वर्क में प्रेशर वाले में इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ बेल्डिंग जॉइंट के कुछ कन्वेंशन, कुछ सिंबल दिखाए गए हैं बेल्डिंग जॉइंट के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फिलेट बेल्ट है। फिलेट बेल्ट का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। फिलेट बेल्ट लगाते कहाँ हैं, जैसे मान लो कोई एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, तो राइट एंगल पे हमको दोनों जोड़ना है, तो यहाँ पर कुछ कॉर्नर में जो यहाँ पर जो जोड़ लगाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं। और इस फिलेट बेल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। दूसरा आपका हो गया स्क्वायर बट। ठीक, स्क्वायर बट जब दो पीस को आपस में हॉरिजेंटली ही जोड़ना होता है तो यहाँ पर स्क्वायर बट लगता है, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। देन हो गया सिंगल बी। ये भी बेसिकली जब दो पार्ट आप थोड़ा ब्रेक कर गए हो तो वहां पर उसको जोड़ने के लिए ये बी के शेप में है और ऊपर से एक हल्का सा सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, तो ये क्या है, सिंगल बी है। अब डबल बी हो सकता है जब हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट गैप प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डबल बी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सिंगल यू हो गया और ये हो गया डबल यू हो गया। ठीक, तो ये आपका सिंगल बी, सिंगल यू, डबल यू और ये स्क्वायर है। बेसिकली हॉरिजेंटल में जब हमें दो जॉइंट्स को जोड़ने होते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली बेल्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमें दो को बेल्ट कर देते तो आराम से वहाँ फिलर मेटर हमारा इजीली फिल हो सके, ठीक, और प्रॉपर रूप से उसको जोड़ा जा सके, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अच्छी अचीव की जा सके, इसके लिए यहाँ पर बेल्ट प्रिपरेशन की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका सिंगल बेबल बट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल में है, तो यहाँ पर आपका सिंगल बेबल बट का प्रयोग किया जा रहा है। देन यहाँ पर डबल बेबल बट हो गया, कुछ इस प्रकार से के शेप में ये लिखा जाता है। देन यहाँ पर हो गया सिंगल जे, कुछ इस प्रकार से इसका यूज यहाँ पर है सिंबल का। देन हो गया डबल जे, डबल वे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। देन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टड है। स्टड नथिंग बट एक यहाँ पर परपेंडिकुलर सिंबल के द्वारा, ठीक, इसको स्टड को दिखाया जाता है। देन बेबल एज और सील के ज्वाइंट को एक यहाँ पर सेमी सर्किल एक मून के शेप में दिखाया जाता है। देन यहाँ पर सीलिंग रन को एक सिंपल सा सर्किल के रूप में दिखाया जाता है। स्पॉट बेल्ट है, तो स्पॉट बेल्ट का सिंबल क्या होता है, आपने दो एक क्रॉस बना दिया, क्रॉस को सीधा वर्टिकली कट कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्पॉट बेल्डिंग का सिंबल कहते हैं। देन अगर सीम बेल्डिंग है तो सीम बेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर 3 क्रॉस आपके एक साथ में यूज किए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको सीम बेल्डिंग के नाम से जानते हैं। देन है आपका स्टिच टाइप बेल्डिंग। स्टिच में क्या होता है, एक सीधा के बनाना है, एक उल्टा के बनाना है। ठीक, एक सीधा के हो गया और एक आपका उल्टा के हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टिच बेल्ट। क्या कहते हैं, स्टिच बेल्ट। और जो सबसे लास्ट है प्लग बेल्ट, इसको एक यहाँ पर उल्टा सा छोटा सा आपका कह सकते हैं को ओपन रेक्टेंगल टाइप बना लीजिए, तो इसको कहते हैं प्लग बेल्ट। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर फिलेट बेल्ट हो गया। ठीक, कौन सा हो गया, फिलेट बेल्ट हो गया। बी बेल्ट का हो गया, बी के साथ साथ यहाँ पर आपका यू है, और कई बार यहाँ पर जे पूछा जाता है, कुछ इस शेप में बना होता है, जे का कुछ इस शेप में होता है। ठीक, इस हाँ ये यहाँ पर एक सिंगल जे है, तो एक इसका हो गया। इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात कर लिया जाए तो आपका फिलेट का हो गया, बी का हो गया,
बी के बाद यहाँ पर आप एक स्टड ले लेंगे, स्टड के बाद स्पोर्ट ले लेंगे और सीम ले लेंगे। ये जो 5 हैं, ठीक है, 5 और एक स्टिच ले लीजिए, 6। ये जो आपके 6 हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलेट, देन उसके बाद डबल वी बेल्ट या सिंगल वी या डबल वी, देन उसके बाद स्टड, स्टड के बाद स्पोर्ट, स्पोर्ट के बाद सीम, सीम के बाद स्टिच। ये 5-6 जो बेल्डिंग के सिंबल हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थी बेसिकली आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी से कवर हो जाएगा, इसके बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 घंटे की होने वाली है, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है हमें, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखने के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, वो हम आपको दे दे रहे हैं एज ए होमवर्क टाइप। आप उसको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो बेकार में वीडियो लंबी करने के लिए हमने वहाँ पर उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड, जैसे आपको सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल में डायमीटर क्या होता है, ठीक, देन वहाँ पर रेडियस क्या होता है, देन उसके बाद बेसिकली यहाँ पर त्रिज्यखंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इस पर कुछ कैलकुलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जा सकता है सर्किल से रिलेटेड। सेम वे में आपको यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। अब ट्रायंगल में जब आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक्यूट ट्रायंगल हो गया, एक्यूट मतलब 90 से कम हो तीनों, ऑब्ट्यूज हो गया एक 90 से ज़्यादा हो, राइट एंगल पता है एक 90 हो, 2 अदर हो, तो ये हो गया एंगल के अनुसार। साइड के अनुसार मतलब तीनों साइड बराबर होती हैं, देन 2 साइड बराबर होती है, एक है तीनों अलग अलग लेंथ में होती है, कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो कुछ उसके अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू उसके लेंथ के अनुसार। देन इसमें कुछ आपको यहाँ पर इसके एरिया वगैरह निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए कि किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, ट्रिपलेट का यूज करके यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। आपके एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं, इवन आपका नॉन टेक्निकल पार्ट में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। देन इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, इसके बाद आपको रेक्टेंगल ध्यान देना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में ही आपके रेक्टेंगल में ही आपके पैरेललोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, चूंकि उसमें भी आपकी 4 साइडेड होती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर इसका क्या होता है, यहाँ पर आपको इसका एरिया निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, कई बार इसके अंदर रास्ता बाहर रास्ता हो तो आपने किया होगा, बट यहाँ पर इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना आपको आना चाहिए। ये चीज़ें आपको रेक्टेंगल से पूछी जा सकती हैं। स्क्वायर से आपको पूछा जाता है सेम चीज़ें, बट यहाँ पर आपको पता है चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। डायगोनल आपस में क्या करते हैं, मिडिल में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका भी एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिगर ही सिंपली आपका पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर थे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको देखना है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, इसके बारे में, और एक आप पैरेललोग्राम इंक्लूड कर लीजिए उसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आपके एग्जाम में फ्री हैंड फिगर आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फिगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं जिसको आपको पहचानना होता है कि ये किसका फिगर दिया गया है। फिगर आइडेंटिफिकेशन में आपको कुछ बुक से फिगर देख के जाने हैं, जैसे यहाँ पर आपके जो टूल इक्विपमेंट होते हैं उसका फिगर देखना है। अब टूल में आपके कटिंग टूल हो गए, ठीक, जो भी आप यूज करते हैं नॉर्मली मैकेनिकल में, कटिंग टूल हो गए, मेजरिंग टूल हो गए, होल्डिंग वाले सब टूल्स हो गए, कुछ मशीन्स हो गई, तो ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके फिगर देख के जाएंगे। अब टूल्स के बाद यहाँ पर आता है फास्टनर्स के फिगर। फास्टनर के फिगर में जैसे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ नट हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू हो गया, सर्क्लिप हो गया, और बोल्ट में भी जो आपके फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, आई बोल्ट, रैग बोल्ट, तो इन सब के फिगर आप देख करके जाएंगे। एग्जाम में आपके फिगर आइडेंटिफिकेशन में अगर आता है तो फास्टनर सबसे ज़्यादा आता है, उसमें भी आपके जो आपके फाउंडेशन बोल्ट वगैरह होते हैं उसके चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो आप फास्टनर में नट, बोल्ट, की में जब बात की जाएगी तो यहाँ पर वुडरफ की हो गई, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिव हेड की हो गई। तो कुछ इस प्रकार की जो फिगर है रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख करके जाएंगे।
देन उसके बाद यहाँ पर पाइप जॉइंट की जो एसेसरीज होते हैं, जैसे प्लग हो गया, निप्पल हो गया, बैंड हो गया, ठीक, यूनियन हो गई, कपलिंग हो गई, तो इस सब के आप फिगर देख लेंगे। और साथ ही साथ जब आप इसका फिगर देख रहे होंगे तो उसका आप नॉर्मल यूज भी देख लीजिएगा कि इसका बेसिकली यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो जो भी पाइप जॉइंट की एसेसरीज हैं, ठीक है, जो भी फास्टनर हैं, जब आप उसका फिगर देख रहे होंगे तो उसके बारे में एक एक लाइन पढ़ भी लीजिएगा कि इसका बेसिकली यूज किस कंडीशन में किया जाता है। तो दोनों चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उन ट्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा वो गियर के कुछ फिगर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या गियर के आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे बेबल गियर हो गया, वर्म गियर हो गया, रैक पिनियन हो गया, मिट्रे गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया। तो ये सारे गियर के आप फिगर देख के जाएंगे, एग्जाम में फिगर भी पूछा जा सकता है, उसका नॉर्मल यूज पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा टॉपिक देख लेंगे, यहाँ पर रिवेट जो ज्वाइंट है उसके कुछ फिगर देख लेंगे कि सिंगल आपके रिवेट, डबल रिवेटेड कहाँ किस प्रकार से होती है, जिग जैग कौन सी है, कौन सी स्ट्रेट वाली होती है, तो वो सारे फिगर भी आप देख लेंगे, जिससे कि यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके, सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी के इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आशा करते हैं पेपर आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ड्राइंग का कोई भी क्वेश्चन है, लगभग 99% क्वेश्चन आपकी यहीं से आएंगे। जब भी 10 से 15 क्वेश्चन आपके ड्राइंग से आने होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। लगभग 2 घंटे की वीडियो होने वाली थी, इसलिए कुछ चीज़ें हमने आपको एज होमवर्क के रूप में दे दी हैं, उसको इंक्लूड नहीं किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड हैं सेम एलपीसीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछली जो 5 क्लासेस हैं उसका 6 क्लासेस उसका वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के देख के आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई यहाँ पर आपका फीडबैक होता है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। मोस्टली कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। कोई और आपको किस टॉपिक पर, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए या चैनल की तरफ से, और आपको क्या हेल्प चाहिए सीबीटी 2 के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ट्राई किया जाएगा, आपका फुलफिल किया जाए डिमांड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।